जो लीना ने अपनी शादी से पहले ही गोवेई के मार्गदर्शन में अपने शरीर को व्यायाम और विनियमित करना शुरू कर दिया था ताकि वह जल्दी गर्भधारण कर सके। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के पुनः शुरू होने में 3 वर्ष शेष थे, इसलिए उसने इन 3 वर्षों के भीतर 2 बच्चे पैदा करने की योजना बनाई क्योंकि वह बड़े पेट के साथ परीक्षा नहीं देना चाहती थी। आखिरकार एक बार जब वह विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लेगी तो उसके लिए दूसरा बच्चा पैदा करना संभव नहीं होगा। क्या ऐसे उसकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी? उन्होंने सोचा कि एक बार जब वे विश्वविद्यालय से स्नातक हो जाएंगे तो केवल एक बच्चा होना ठीक रहेगा। उनका मानना था कि बहुत अधिक बच्चे पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बच्चा बहुत अकेलापन पैदा करेगा और 2 बच्चे ही वास्तव में सर्वोत्तम होंगे। इसलिए जब शादी के 3 महीने बाद उन्हें ये खुशखबरी मिली तो उन्हें ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ और झांग शिफेन और उनका बेटा बहुत खुश हुए। जो जुवान विशेष रूप से उत्साहित था, मैं चाचा बनने जा रहा हूँ, मैं अब सबसे छोटा नहीं हूँ। जो जुवान की खुशी देखकर जो लीना हंसी। आप भूल गए हैं कि जो योन कुछ समय से पिता हैं, आप पहले से ही चाचा हैं। जो जुवान ने एक पल के लिए सोचा, माफ़ करना, मैं वास्तव में भूल गया हूँ कि वह बच्चा कैसा दिखता है। बच्चा पहले से ही 1 वर्ष से अधिक का था, लगभग 2 वर्ष का, लेकिन सच तो यह है कि जो जुवान ने उसे ज़्यादा नहीं देखा था। इस तथ्य के अलावा कि भाइयों के रूप में उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, लुओ लिली को यह भी डर था कि वह उसके प्यारे बेटे को परेशान कर सकता है। वह हमेशा सतर्क रहती थी। चूंकि वे उसके प्रति बहुत रक्षात्मक थे, इसलिए जो जुवान को भी अपने भतीजे में ज़्यादा रुचि नहीं थी। मैं जल्द ही चाचा बनने वाला हूँ, मुझे अपने भतीजे के लिए कुछ तैयार करना है। मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। हालांकि बच्चे के जन्म में अभी काफ़ी समय था, फिर भी वह अभी से उसका इंतज़ार कर रहा था। जो जुवान की बात सुनकर कि कैसे वह एक चाचा के रूप में अपने भतीजे की अच्छी देखभाल करेंगे, जो लीना ने धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। ये बहुत अच्छी बात है, एक दादी, एक चाची, एक चाचा और मेरे और आपके बहनोई के प्यार के साथ। मुझे विश्वास है कि बच्चा निश्चित रूप से स्वस्थ और मजबूत होकर बड़ा होगा। मूल मालिक एक पारंपरिक महिला थी जो शादी करना और बच्चे पैदा करना चाहती थी, और जो लीना स्वाभाविक रूप से उसकी इच्छा पूरी करना चाहती थी। 3 महीने बाद गु वेई और झांग शिफेन ने विभिन्न तैयारियां शुरू कर दीं। उन्होंने पहले कुछ भी तैयार करने की हिम्मत नहीं की थी, इस डर से कि लोग देख लेंगे, लेकिन जब भ्रूण 3 महीने से अधिक का हो गया और स्थिति स्थिर हो गई तो वे खबर का खुलासा कर सके, अन्यथा भ्रूण बहुत संवेदनशील होता। जो लीना की गर्भावस्था की खबर निश्चित रूप से तेजी से फैल गई और जो हुआन और जेंग परिवार ने भी निश्चित रूप से इसे सुना। मदर जेंग काफी गुस्से में थी। लगातार जेंग वेजियान के माथे पर थपथपा रही थी, तुमने किस तरह का चुनाव किया? जो लीना भी तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन तुम्हें उस मुर्गी को चुनना था जो अंडे नहीं देती। यह मुझे सचमुच बहुत गुस्सा दिलाता है, एक मुर्गी जो अंडे नहीं देती। अब मदर जेंग का मन इस तथ्य से भर गया कि जो लीना गर्भवती थी और मां बनने वाली थी, जबकि ओल्ड जेंग परिवार को नहीं पता था कि उनका पोता कब होगा। जो लीना के बच्चे की खबर सुनकर जो हुआन भी बहुत परेशान हुआ। उसने मां बनने की अपनी योग्यता क्यों खो दी, जबकि जो लीना अच्छी तरह से शादी कर सकती थी और आसानी से बच्चे की उम्मीद भी कर सकती थी। जो हुआन को वास्तव में समझ नहीं आया कि भाग्य इतना क्रूर क्यों है। पहले से ही खराब मूड में घर लौटते समय कई लोगों ने उससे यह विषय उठाया और पूछा कि वह कब गर्भवती होगी। वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जेंग परिवार के लोग उसके दोबारा गर्भवती न हो पाने की असमर्थता के बारे में बात नहीं फैलाएंगे। उसने पहले ही पड़ोसियों को इस बारे में गपशप करते सुना था। यहाँ तक कि उसका परिवार भी, जिसके साथ शहर वापस आने के बाद से उसका लगभग कोई संपर्क नहीं था, उसके पास खबर की पुष्टि करने आया। ये जानने के बाद कि वह बच्चे पैदा नहीं कर सकती, उन्होंने उसे एक बच्चा गोद लेने पर भी विचार करने का सुझाव दिया। उदाहरण के लिए, उन्होंने उसे जो हॉन के बच्चे को देखने का सुझाव दिया, जिससे जो हुआन बहुत क्रोधित हो गया। वह ये कैसे नहीं जान सकी कि जो हॉन्ग और उसकी पत्नी ने पिछले 2 वर्षों में एक और बच्चे को जन्म दिया है, और जो हॉन की पत्नी के गर्भ में एक और बच्चा आने वाला है। इतने कम वेतन और छोटे से घर के साथ वे 5वें बच्चे का स्वागत करने वाले थे। वे बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे ही बच्चे की देखभाल करने देने की योजना बनाई। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि तीनों जेंग कभी सहमत नहीं होंगे, वह भी नहीं होगी, क्योंकि उसने अपने परिवार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। यांग झाओदी ने उसे भयंकर रूप से शाप दिया, कहा कि वह कभी भी शांति से नहीं मर पाएगी, इत्यादि। जो हुआन ने अपने पड़ोसियों की व्यंग्यात्मक टिप्पणियों को सुना और अपने परिवार द्वारा उस पर लगाए गए श्राप को याद किया, और घर पहुंचकर उसने सुना कि मदर जेंग उसे बार बार ऐसी मुर्गी जो अंडे नहीं दे सकती कह रही थी। क्रोधित होकर जो हुआन ने जवाब दिया, जब मेरे बच्चे ग्रेट नॉर्थ वेस्ट में थे तो मैं अंडे कैसे नहीं दे सकता? यह आप ही थीं, आपने अपने प्यारे बेटे को गर्भपात के तुरंत बाद मुझे काम करने के निर्देश दिए, बिना मुझे उचित आराम दिए।
फिर आपने मुझे दोबारा गर्भवती कर दिया, फिर भी बच्चा जीवित नहीं बचा। खराब खाना, आपके बेटे की देखभाल करना, आपकी साजिशों से निपटना, अगर ये सब न होता तो मेरे कोई बच्चे क्यों नहीं होते? ये सब तुम्हारी साजिश है। जो हुआन का दिमाग चकरा गया और उसने जेंग परिवार की उसके खिलाफ बनाई गई सारी योजनाओं को उगल दिया। यद्यपि वह वास्तव में बच्चे पैदा करने में सक्षम थी, लेकिन इस तरह का अंत उनकी साजिश का परिणाम था। पड़ोसी, जो इस नाटक को देखने के लिए वहां मौजूद थे, उन्हें ऐसी विस्फोटक खबर सुनने की उम्मीद नहीं थी। अरे बाप रे, क्या ये सच है? हर कोई जानता था कि जो हुआन बच्चे पैदा करने में असमर्थ था, लेकिन मदर जेंग ने कभी भी सटीक कारण स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने इसका केवल अस्पष्ट रूप से उल्लेख किया था। बकवास, बिल्कुल बकवास। मदर जेंग ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी आदतन गाली देने से जो हुआन की ऐसी प्रतिक्रिया होगी, जिससे उसे ऐसी बातें बतानी पड़ेंगी जो अनकही रहनी चाहिए थीं। जो हुआन बकवास कर रहा है। मदर जेंग ने जोरदार तरीके से इनकार किया और जेंग वेजियान को जो हुआन को दूर खींचने का संकेत दिया। मैं कैसी बकवास कर रहा हूँ? जो हुआन ने हर चीज़ का दोष लेने से इनकार कर दिया। मैंने जेंग वेजियान के साथ आपके पत्राचार की सामग्री देखी है। यदि मैंने आपके संदेश नहीं देखे होते तो शायद मुझे ये भी पता नहीं होता कि मैं आज जीवित भी होता या नहीं, क्योंकि मेरे खिलाफ उत्तर पश्चिम में मारे जाने की साजिश रची गई है। वरना आपने मुझे शहर वापस भेजने का इंतजाम क्यों किया? जो हुआन को समझ आ गया था वह पीड़ित थी और हर कोई उसके साथ सहानुभूति रखेगा। यह अनिश्चित था कि घोटाले के उजागर होने के बाद जेंग परिवार आसपास के लोगों की नज़रों का सामना कर पाएगा या नहीं। शुरू में संदेह करने वाली भीड़ ने जो हुआन का पक्ष लेना शुरू कर दिया, क्योंकि जेंग परिवार की एकमात्र प्रतिक्रिया उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाना था तथा कोई अन्य बचाव प्रस्तुत नहीं करना था। लेकिन जो हुआन अलग थी, उसके पास सबूत थे। मुझे ये हमेशा अजीब लगता था। वे स्पष्ट रूप से मुझे बहू के रूप में पसंद नहीं करते थे, तो वे मुझे नौकरी क्यों दिलवाएंगे? एक काम खरीदने में कम से कम $300 का खर्च आता है, जो कोई छोटी रकम नहीं है। कई लोग केवल अपने बच्चों को ही वापस लाने की व्यवस्था करते हैं, अपनी बहू या दामाद के बारे में नहीं सोचते। उस समय मैंने सोचा था कि शायद जेंग परिवार का मन बदल गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाहे वे अपने नापसंद बच्चों से निपटने या उनके खिलाफ साजिश रचने में कितनी भी चतुराई भरी योजनाएं क्यों न बनाते हों, वे कभी भी इतनी दूर तक नहीं गए। या कम से कम, भले ही उन्होंने योजना बनाई हो, वे दूसरे पक्ष को कोई लाभ नहीं देंगे। लेकिन जेंग परिवार वास्तव में मूर्ख था जो रंगे हाथों पकड़ा गया। मदर जेंग ने यह नहीं सोचा था कि स्थिति इतनी जल्दी बदल जाएगी। उसके मन में केवल एक ही विचार था कि वे बर्बाद हो गए थे, पूरी तरह से अपमानित थे। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उनके रिश्तेदार उन्हें किस तरह नीची नज़र से देखते होंगे। जेंग वेजियान की नौकरी को लेकर हुए पिछले विवाद के बाद से, जिसके कारण उनके रिश्ते में खटास आ गई थी, कई वर्ष बीत गए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। अब इस तरह का घोटाला खड़ा करने के लिए वह वास्तव में नहीं जानती थी कि उनका किस तरह उपहास किया जाएगा। आप कहती हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो सबूत लेकर आइए, जो हुआन ने मदर जेंग से दृढ़तापूर्वक कहा। अन्यथा आप मुझे बदनाम कर रहे हैं और मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर रहे हैं। जो हुआन का तलाक पर विचार करने का कोई इरादा नहीं था। तलाक लेने से जेंग वेजियान को आसानी होगी, और एक तलाकशुदा महिला के रूप में जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, कौन उससे शादी करना चाहेगा? जेंग परिवार के साथ रहना बेहतर था। क्या जेंग परिवार हमेशा एक पोते की चाहत नहीं रखता था? जब तक वह आसपास थी, उसने जेंग वेजियान को बच्चे पैदा नहीं करने दिए। ये वही था जो ओल्ड जेंग परिवार का उस पर कर्ज था, अनंत काल तक का कर्ज। झांग शिफेन को तब आश्चर्य हुआ जब उसने जेंग परिवार के घोटाले के बारे में सुना। समाचार फैलाने वाले व्यक्ति को नहीं लगा कि उसे इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि उनके बीच संबंध अच्छे नहीं थे। इस तरह के एक गोपनीय मामले के बारे में निश्चित रूप से कम लोगों को ही पता होना चाहिए, यहाँ तक कि जो हुआन के माता पिता को भी इसके बारे में पता नहीं है। झांग शिफेन को आश्चर्य हुआ कि जो हुआन ने वास्तव में बिल्ली को थैले से बाहर निकाल दिया, ये जानते हुए कि जो हुआन ने वास्तव में इसके माध्यम से जेंग परिवार से बहुत कुछ हासिल किया था। लेकिन फिर भी खबर फैल गई, जिसका मतलब था कि वह जेंग परिवार से पूरी तरह से अलग हो चुकी थी। कोई भी आसानी से कल्पना कर सकता है कि उनका रिश्ता और भी खराब हो जाएगा। हालात पहले से ही ऐसे हैं, फिर भी उन्होंने अभी तक तलाक क्यों नहीं लिया? कोई चुप नहीं रह सकता। यह उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए भी सचमुच चौंकाने वाली बात है जिसने कई तूफानों का सामना किया हो। यह अब तक की सबसे बुरी बात नहीं थी। तलाक के बाद वह किससे शादी कर सकती थी? कौन ऐसी महिला से शादी करना चाहेगा जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती? पारिवारिक भोजन की मेज पर ऐसे गर्म विषय पर स्वाभाविक रूप से चर्चा होगी। जो लीना समझ सकती थी कि जो हुआन तलाक के लिए अनिच्छुक क्यों था। जेंग परिवार चाहे कितना भी असंतुष्ट क्यों न हो, वे जो हुआन के साथ क्या कर सकते हैं?
क्या वे जो हुआन को उसकी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे या उसे मुआवजा देंगे? जो लीना जानती थी कि जो हुआन सिर्फ नौकरी से संतुष्ट नहीं होगा, निश्चित रूप से अन्य लाभ भी होंगे। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि मांगी गई कीमत इतनी अधिक होगी। झेंग परिवार को यह नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ पैसे देने से उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। वह मां नहीं बन सकती और वह झेंग वेइजियान को पिता भी नहीं बनने देगी। वह बच्चे को जन्म नहीं दे सकती और वह बच्चा गोद भी नहीं लेगी। बस देखते रहो, झेंग परिवार को सचमुच पछतावा होगा। जो लीना जो हुआन की सुरक्षा के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। वह ग्रेट नॉर्थ वेस्ट में है और उसे खेतों में काम करना पड़ता है, अन्यथा उसके पास कोई कार्य बिंदु नहीं होगा और वह जीवित नहीं रह पाएगी। मुझे लगता है कि वह बहुत मजबूत है। अगर झेंग परिवार नहीं सुनता तो जो हुआन उन पर हमला कर सकता है। हालांकि उसने जो हुआन को कभी किसी को मारते नहीं देखा था। वह एक बार मैकेनिकल फैक्ट्री गई थी और वहां उसकी नज़र झेंग वेइजियान पर पड़ी और उसने उसकी आंख के पास एक चोट का निशान देखा। अतीत में वह दिखावे की थोड़ी परवाह करती थी, लेकिन अब वह उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज करती है। जब तक वह अच्छे मूड में है तब तक कोई और बात मायने नहीं रखती। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे हंगामा करते रहेंगे? जो जुवान को उन लोगों की अच्छी तरह याद थी जिन्होंने अतीत में जो लीना को परेशान किया था। बिल्कुल, जो हुआन तलाक ले या नहीं, ये सब बस अंतहीन उपद्रव है। थोड़ी देर चर्चा करने के बाद जो लीना और अन्य लोगों ने इस बारे में बात करना बंद कर दिया। ऐसा नहीं था कि वे इस पर चर्चा नहीं करना चाहते थे, गपशप की इच्छा अभी भी बनी हुई थी। मुख्य कारण ये था कि जो लीना को याद था कि वह गर्भवती थी और उसे अपने अजन्मे बच्चे को शिक्षित करने की आवश्यकता थी, और निश्चित रूप से वह बच्चे को कुछ भी अप्रिय नहीं सुनने दे सकती थी। मैं बच्चे को पढ़कर सुनाऊंगी। गुकाई ने देखा कि जो लीना अपने बच्चे को पढ़कर सुनाना चाहती है और उसने तुरंत ये काम अपने हाथ में लेने की पेशकश की। जो लीना वास्तव में गुकाई के सक्रिय व्यवहार से थोड़ा अभिभूत थी, क्योंकि उसने जो किताबें पढ़ी थीं वे वास्तव में गूढ़ थीं। उसे पढ़ते हुए सुनकर जो लीना बस ठीक से आराम करना चाहती थी। मैं आज यांत्रिकी पर किताबें नहीं पढ़ूंगा। गुकाई ने जो लीना को दिखाने के लिए एक किताब अपने हाथ में उठाई। चाची ने कहा कि बच्चे को कुछ चिकित्सा संबंधी पुस्तकें पढ़ना ठीक रहेगा। आखिरकार गु परिवार का चिकित्सा जगत में एक लंबा इतिहास रहा है। यद्यपि वह चिकित्सा के क्षेत्र में काम नहीं करते थे, फिर भी यदि उनके बच्चे को इसमें रुचि हो जाए तो क्या होगा। चिकित्सा ग्रंथों में जो लीना की अभिव्यक्ति बहुत सुखद नहीं थी। क्या उसे यह एहसास नहीं था कि उसकी नज़र में मेडिकल और मैकेनिकल किताबों में ज़्यादा अंतर नहीं है? उसके लिए दोनों ही बातें समझ से परे थीं। लेकिन ये गु वेई का सुझाव था, इसलिए जो लीना केवल अच्छी तरह से आराम करने के लिए सहमत हो सकती थी, क्योंकि हर दिन काम पर जाना वास्तव में काफ़ी थका देने वाला था। विशेषकर अब जब वह गर्भवती थी तो उसका शरीर अधिक जल्दी थक जाता था। मुझे बिस्तर पर लेटने दो। चूंकि वह सोने जा रही थी, इसलिए बैठने की अपेक्षा लेटकर आराम करना निश्चित रूप से बेहतर था। गुकाई जो लीना को आराम करने के लिए कुशलतापूर्वक जगह ढूंढते हुए देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, लेकिन फिर उसने उसके पेट की ओर देखा। जब से जो लीना गर्भवती हुई, उसे अक्सर गु वेई और झांग शिफेन से सलाह मिलती रही। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि गर्भावस्था के दौरान महिलाएं जल्दी थक जाती हैं और पर्याप्त आराम नहीं कर पाती, जिससे वह बहुत चिंतित हो गया। गर्भावस्था के दौरान चाहे वह गु वेई हो, झांग शिफेन हो या गुकाई हो, सभी ने जो लीना के पोषण के लिए चीजें खरीदने के तरीके ढूंढे। बेशक परिवार में एक डॉक्टर होने का मतलब था कि उसका आहार उचित रूप से नियंत्रित था, ताकि वह अधिक खाने से मोटी न हो जाए। सड़कों पर काम करने के कारण जो हुआन ने जो लीना को कई बार देखा था और हर बार उससे मिलने पर वह ईर्ष्या से भर जाती थी। एक बार जब वह स्वयं गर्भवती थी तो उन्हें याद आया कि उन्हें बहुत असहजता महसूस हो रही थी और वे विशेष रूप से पीली दिख रही थीं। फिर भी जो लीना को देखकर उसके चेहरे का रंग इतना चमकदार और गुलाबी था कि यह स्पष्ट था कि वह अच्छी तरह से रह रही थी। जो हुआन ने अपना चेहरा छुआ और डॉक्टर से मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन उसे एक क्रूर सच्चाई का सामना करना पड़ा। पता चला कि इस जीवन में उसके मां बनने की कोई संभावना नहीं है और वह केवल धीरे धीरे अपने शरीर को स्वस्थ कर सकती है। वह बहुत पछतावे से भरी हुई थी, बहुत पछतावे से। उसने कभी नहीं सोचा था कि शहर वापस लौटने और नौकरी पाने के लिए उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने झांग शिफेन और उसकी बेटी, अपने परिवार को दोषी ठहराया और निश्चित रूप से झेंग परिवार भी उसकी नाराजगी से बच नहीं सका। जो लीना, जो हुआन ने गहरी सांस ली और जोर से जो लीना को पुकारा, जो सड़क के उस पार चल रही थी। जो लीना ने वास्तव में जो हुआन को पहले देखा था, लेकिन बातचीत करने की कोई इच्छा नहीं थी। भले ही उसने इसे अच्छी तरह से छुपाया, फिर भी जो लीना उसके बुरे इरादों को महसूस कर सकती थी। भले ही वह जानती थी कि जो हुआन शायद सार्वजनिक रूप से एक गर्भवती महिला पर हमला नहीं करेगा, जो लीना ने वास्तव में जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की।
जो हुआन अब किसी भी सामान्य बुद्धि से पूर्वानुमानित नहीं थी, वह कभी कभी बिल्कुल पागल हो सकती थी। जो हुआन ने जो लीना के सतर्क व्यवहार को देखकर ठंडी हंसी में कहा, क्या तुम्हें चिंता है कि मैं तुम्हें मार दूंगी? मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आपने एक बार मेरे खिलाफ साजिश रची थी, सिर्फ इसलिए कि आप चाहते थे कि मैं आप पर हमला कर दूं ताकि आप मेरी मां की नौकरी हड़प सकें। अब जब आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ये जानते हुए कि मैं कर सकता हूं, आप मुझसे हर तरह से नाखुश हैं, तो क्या होगा यदि आप मेरे ध्यान की कमी का फ़ायदा उठाते हैं और मुझ पर हमला करते हैं? तब क्या होगा? जो हुआन अक्सर जेंग परिवार की उसके खिलाफ योजनाओं को साहपूर्वक प्रसारित करती थी, और स्वाभाविक रूप से जो लीना ने उससे सीखा। जो हुआन जो लीना के शब्दों पर वास्तव में क्रोधित था। मैं यह मत कहिए कि ऐसा नहीं हुआ, मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई है और उसका रिकॉर्ड मौजूद है। तुमने ये भी कहा कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत बुरा सोचता हूँ। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं अब गर्भवती हूँ, मैं सावधानी नहीं बरत सकती, वरना अगर कुछ हो गया तो न तो बच्चा और न ही मैं इसे सहन कर पाऊंगा। होह, ऐसे मामलों पर चर्चा करना उसके लिए शर्मनाक नहीं था, बल्कि यह जो हुआन था जो शर्मिंदा होगा। वह समुदाय में काम करती थी, और यदि लोगों को पता चलता कि उसने क्या किया है, तो क्या वे उससे नाराज नहीं होते? क्या झेंग परिवार के लोग अपनी प्रतिष्ठा बहाल नहीं करना चाहेंगे और किसी तरह बदला नहीं लेना चाहेंगे? जो लीना ने जो हुआन को अपनी हर हरकत पर नज़र रखने वाली नज़रों से देखा, जिससे जो हुआन का साहस टूट गया। मैं तो बस नमस्ते कह रहा था, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जो हुआन जल्दी और चुपचाप चला गया। अन्यथा वह वास्तव में नहीं जानती थी कि जो लीना आगे क्या कहेगी। जो हुआन कुछ दूर हट गया और एक लंबी सांस छोड़े बिना न रह सका। मैं कितना मूर्ख हूँ। वह वास्तव में भूल गई थी कि जो लीना वास्तव में एक दयालु व्यक्ति नहीं थी। जब तक आप उसे परेशान करते रहेंगे, वह अपना बदला लेने में संकोच नहीं करेगी। वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? उससे भिड़ने के बारे में सोचना ही वास्तव में मौत को न्योता देना था। परिवार में एक डॉक्टर होने के बावजूद, प्रसूति विशेषज्ञ न होने के बावजूद, इसका मतलब था कि वह मूल बातें जानती थी। गु वेई की सुरक्षा के तहत जो लीना ने आसानी से बच्चे को जन्म दिया। जब जो लीना जागी तो प्रतीक्षा कर रहे गोकाई ने उत्साह से कहा, जियो ना, तुम जाग गई हो। झांग शिफेन और गु वेई, जो इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि बच्चा किससे मिलता जुलता है, उन्होंने बच्चे को देखना बंद कर दिया और जल्दी से उसके पास पहुंचे। जियाओ ना, तुम्हें कैसा लग रहा है? जियाओ ना, क्या तुम्हें प्यास लगी है? जियाओ ना, क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? उन दोनों ने गुकाई को चतुराई से रास्ते से हटाते हुए उसकी हालत के बारे में पूछताछ की। गुकाई ने खुद को बिस्तर के किनारे से धक्का देकर बिस्तर के किनारे पर आते देखा। वह वास्तव में पूछना चाहता था कि वे उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, लेकिन जो लीना को घेरे हुए उन दोनों को देखकर भूल जाओ, चाहे वह कोई भी हो, वह वास्तव में उनके लिए कोई मुकाबला नहीं था, और हार मान चुके गुकाई केवल चुप रह सकते थे। जो जुबान ने निराश गुकाई को देखा और अचानक उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। वह स्पष्ट रूप से बच्चे का जैविक पिता था, फिर भी अब तक उसने केवल एक बार ही बच्चे को गोद में लिया था। अब जबकि जो लीना जाग चुकी थी और उसे एक तरफ धकेल दिया गया था, उसकी स्थिति जो जुबान से भी कम लग रही थी। गुकाई की ईर्ष्या भरी नज़र अपने बहनोई को उसकी ओर देखते हुए देखकर वह अनुमान लगा सकता था कि दूसरा क्या सोच रहा था। कोई बात नहीं, ये तो उसकी पत्नी और बच्चा था। भले ही वह बच्चे को पकड़ न सके, फिर भी वह देख सकता था। मेरा बेटा, तुम अभी भी बच्चे हो। चाहे जो भी हो, यह उसका बेटा था और गुकाई सचमुच बहुत खुश था। उसने सोचा कि जब उसके दादा दादी और माता पिता को ये खबर मिलेगी तो वे कितने खुश होंगे। उनका संचार बहाल हो गया था, लेकिन वे आमतौर पर उनसे संपर्क नहीं करते थे जब तक कि कोई महत्वपूर्ण बात न हो। पिछली बार यह जो लीना के गर्भवती होने और उससे पहले उनकी शादी के बारे में था। अब चूंकि वह पिता बन गया था, इसलिए उसे तुरंत इसकी सूचना देनी ही थी। साथ ही वह उन्हें डाक के माध्यम से कुछ चीजें भी भेजता था। हालांकि उन्होंने दावा किया कि ग्रेट नॉर्थ वेस्ट में उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वह वहां कभी नहीं गए थे। लेकिन जो हुआन और अन्य लोगों को देखकर वह बता सकता था कि वहां जीवन आसान नहीं था। यद्यपि यहां आपूर्ति प्रचुर मात्रा में नहीं थी, फिर भी यह उत्तर पश्चिम की तुलना में काफ़ी बेहतर थी। प्राकृतिक जन्म के कारण उन्होंने जो लीना को आधे दिन तक अस्पताल में रखा और ये देखते हुए कि उसकी हालत अच्छी है, उन्होंने उसे छुट्टी देकर घर जाने की अनुमति दे दी। जो लीना शुरू में थोड़ा असहज थी। अस्पताल में भर्ती होने से लेकर बच्चे को जन्म देने और छुट्टी मिलने तक उसने वहां एक रात भी नहीं बिताई थी। बाद की पीढ़ियों में यदि किसी का जन्म प्राकृतिक रूप से हुआ हो तो भी उन्हें आमतौर पर कम से कम 1 या 2 दिन अस्पताल में रहना पड़ता था। हालांकि स्वास्थ्य लाभ के लिए छुट्टी मिलना भी अच्छा था। चारों ओर केवल माएँ और उनके लगातार रोते हुए बच्चे थे, इसलिए आराम करना वास्तव में असंभव था।
हालांकि उस दिन उसका तापमान कम नहीं था, फिर भी उसे अस्पताल से छुट्टी देने से पहले झांग शिफिन ने उसे कसकर लपेट लिया ताकि उसकी त्वचा बाहर न निकले और फिर उसे उधार ली गई शटल बस में लिटा दिया। गुकाई उसे और बच्चे दोनों को वापस घर ले आया। जब वे नीचे की इमारत में पहुंचे तो गुकाई जो लीना को ऊपर ले जाने में लगा रहा और निश्चित रूप से झांग शिफेन ने बच्चे को पकड़ रखा था, जबकि गुवेई पहले ही दरवाजा खोलने के लिए जा चुका था। जहां तक अर्धवयस्क मजदूर जो जुवान का सवाल है, वह स्वाभाविक रूप से उधार ली गई ठेलागाड़ी वापस करने गया। जो लीना के आराम के समय का लाभ उठाते हुए झांग शिफेन ने पहले से ही कमरा तैयार कर लिया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जो लीना और उसका बच्चा अच्छी तरह से आराम कर सकें। जो लीना बिस्तर पर लेटी हुई 3 महीने के मातृत्व अवकाश का आनंद लेने की तैयारी कर रही थी। ऐसे समय में जब छुट्टियां बहुत कम होती थीं, बच्चे के जन्म के लिए 3 महीने की छुट्टी पाना आसान नहीं था। झांग शिफेन ने पहले से तैयार किया हुआ दलिया जो लीना को सौंप दिया। आपको अगले कुछ दिनों के लिए दलिया से शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत में ये हल्का होना चाहिए। परसों हम मछली का सूप लेंगे, उसे कुछ दिनों तक पिएंगे और फिर ट्रॉटर सूप का समय होगा। हालांकि उसे ठीक से पता नहीं था कि जो लीना ने अपने बच्चे को कब जन्म दिया था, लेकिन सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई थीं। मछली, पैर और चिकन अपरिहार्य सार थे, बिल्कुल अपूरणीय। मुझे लगता है कि मेरा प्रसव काल सचमुच आनंदमय है। ये सचमुच बहुत आनंदमय है। बेशक, आपको एकांतवास में अच्छा समय बिताना होगा और फिर बाहर आने के कुछ दिन बाद आपको काम पर वापस जाना होगा। यह अच्छी बात है कि हम स्टील फैक्ट्री के आवासीय क्षेत्र में रहते हैं। अगर यह घर से दूर होता तो काम पर जाना वाकई मुश्किल होता। उदाहरण के लिए, बच्चे को देखने और उसे खाना खिलाने के लिए बीच रास्ते से घर जा पाना, अन्यथा ये सुनिश्चित करना कि बच्चे को अच्छी तरह से खाना मिले, एक समस्या होगी। क्या आप कारावास की समाप्ति के कुछ ही दिनों बाद काम पर वापस जाएंगे? ये सब क्या है? जो लीना उलझन में पड़ गई। ये बहुत अधिक शोषणकारी था। मातृत्व अवकाश के लिए सिर्फ 30 दिन की छुट्टी। क्या ये 3 महीने का नहीं होना चाहिए था? लेकिन वह इतनी चतुर थी कि उसने ये प्रश्न जोर से नहीं पूछा। 40 दिन, झांग शिफेन ने निश्चितता के साथ उत्तर दिया। क्या केवल 40 दिन? जो लीना की पहली प्रतिक्रिया थी। क्या एक नई माँ वास्तव में उस समय में अच्छी तरह से आराम कर सकती है? ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह भाग्यशाली थी। उसकी माँ और चाची उसकी देखभाल करती थीं, उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थीं। यदि वह ऐसे परिवार में रही होती जो सहानुभूतिपूर्ण नहीं था तथा नई माँ को फील्डवर्क करने से पहले केवल कुछ दिन आराम करने के लिए मजबूर करता था, तो यह असामान्य नहीं था। हर कोई ऐसा ही करता है। झांग शिफेन को पता था कि जो लीना को, जो अभी तक प्रसव से उबर नहीं पाई थी, इस खबर के बारे में बताना थोड़ा क्रूर था। लेकिन रुकिए, क्या हर नई माँ को इस समय सीमा के बारे में पता नहीं होना चाहिए? झांग शिफेन ने सोचा। झांग शिफेन के प्रश्न के उत्तर में जो लीना अचानक शर्मिंदा दिखी। ऐसा लग रहा था कि इसका उल्लेख पहले भी किया जा सकता था, लेकिन उस समय उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया था और सोचा था कि 3 महीने का आराम पूरी तरह से सामान्य बात है। परिणामस्वरूप उसने आगे पूछताछ करने की उपेक्षा की, जिससे ऐसी चूक हो गई। लेकिन सौभाग्य से अब घर पर सभी परिवार थे। मैं लापरवाह नहीं रहा, बस करने को बहुत कुछ था। कम से कम बीच में आराम करने का कुछ समय तो मिलेगा। कौन जानता है कि काम का बोझ कम होगा या नहीं। हालांकि वह नई माँ थी, अगर छुट्टियां नहीं बढ़ाई जा सकती तो कम से कम काम के बोझ पर तो विचार होना ही चाहिए। जो लीना को देखते हुए, जो अभी भी सपना देख रही थी, झांग शिफेन ने कुछ नहीं कहा। कभी कभी बच्चे को कुछ आशा देना आवश्यक होता है। झांग शिफेन की निगाहें पढ़कर उसे पता चल गया कि उसका अनुरोध थोड़ा ज्यादा था। यद्यपि लागत प्रबंधन में विशेषज्ञता रखने वाले कई लेखाकार थे, फिर भी एक छोटी नेता के रूप में वह क्या कर सकती थी? यदि वह अपना बोझ हल्का कर लेती तो इसका मतलब था कि दूसरों का बोझ बढ़ जाएगा। यह आशा करते हुए कि वे लोग कार्यभार संभाल लेंगे, जो लीना को उम्मीद है कि वित्त विभाग कुछ और लागत लेखाकारों को नियुक्त करेगा। दुर्भाग्यवश ऐसी इच्छाएं केवल ऐसी ही रह गईं। लेखाकार शियाओ ने कहा था कि वर्तमान स्टाफिंग इष्टतम है, वे इसमें कटौती या अधिक नियुक्तियां नहीं करना चाहते। अफसोस, ये सचमुच एक मेहनती कर्मचारी की दुर्दशा है। वहां करने के लिए क्या है? काम पर तो जाना ही होगा। सौभाग्य से झांग शिफेन और अन्य लोगों द्वारा उसकी देखभाल किए जाने के कारण वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गई। यह विचार आते ही जो लीना ने राहत की सांस ली और जम्हाई लेते हुए कहा, माँ, मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। यद्यपि प्रसव कक्ष से बाहर आने के बाद उसने आराम किया था, लेकिन वहां बहुत शांति नहीं थी। बहुत सारे बच्चे रो रहे थे और बड़े लोग बहस कर रहे थे, मानो किसी महिला ने कठिन प्रसव पीड़ा के बाद बेटी को जन्म दिया हो और उसके ससुराल वालों ने भुगतान करने से इनकार कर दिया हो तथा इस बात पर जोर दिया हो कि उसका परिवार ही बिल का भुगतान करे। पैसों को लेकर हुए विवाद के कारण दोनों परिवारों ने अस्पताल में हंगामा मचा दिया, जिससे गर्भवती और प्रसवोत्तर महिलाओं को आराम करने से रोक दिया गया।
यही एक और कारण था कि जो लीना छुट्टी पाने के लिए उत्सुक थी। घर हमेशा सबसे अच्छा होता है। जो हुआन लगातार जो लीना की हर हरकत पर नज़र रख रही थी, और जब उसे पता चला कि लीना ने सुरक्षित रूप से एक बड़े स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है, तो वह वास्तव में ईर्ष्यालु हो गई। चाहे वह जो लीना हो या गुकाए, उनमें से कोई भी बदसूरत नहीं थी, तो उनका बच्चा कैसे बदसूरत हो सकता है? खासकर जब से पहला बच्चा बेटा था, जिससे चीजें बहुत आसान हो गईं। धिक्कार है, उसने बेटे को क्यों जन्म दिया? क्या उसे बेटी नहीं होनी चाहिए थी? जब से जो हुआन को पता चला कि जो लीना गर्भवती है, वह लगातार प्रार्थना करती रही कि लीना एक बेटी को जन्म देगी। लेकिन अब बच्चा आ गया था, एक बड़ा स्वस्थ लड़का। यह पागलपन था। जब 4 सदस्यों वाले जेंग परिवार ने जो हुआन को जो लीना को फिर से कोसते हुए सुना, तो उन्हें पता चल गया कि उसने अवश्य ही एक बेटे को जन्म दिया होगा। मदर जेंग ने एक बार फिर आह भरी। असंतुष्ट होकर उन्होंने जेंग वेजियान की ओर देखा। तुम उस समय जेंग वेजियान को पता था कि जो लीना ने एक बेटे को जन्म दिया है, और उसका मूड खराब हो गया। उसका वास्तव में एक बेटा था। जेंग वेजियान कभी कभी सोचता था कि क्या वह पागल हो गया था जो कभी यह सोचता था कि जो हुआन बेहतर विकल्प था। अब वह एक ऐसी दुष्ट महिला के साथ फंस चुका था, और उसे पछताने में बहुत देर हो चुकी थी। उसने उससे शादी कर ली थी, और जो हुआन को तलाक देने की उसकी क्षमता नहीं थी। हाँ, उसने एक पोते को जन्म दिया है, फादर जेंग ने धीरे से कहा, जो आमतौर पर उनकी चर्चाओं से दूर ही रहते थे। लेकिन इस बार वह इसमें शामिल होने से बच नहीं सका। ये परिवार के लिए दुर्भाग्य है। हर बार जब फादर जेंग ये सोचते कि जो हुआन तलाक के सख्त खिलाफ थे, तो उनकी निराशा बढ़ती जाती। इस डर से हमारे पुराने जेंग परिवार का कोई वंशज नहीं होगा। ये सोचना ही अत्यंत दुखद था कि उन्हें असहाय होकर दूसरों को अपने पोते पोतियों को गले लगाते देखना पड़ेगा, जबकि वह अकेले वृद्ध हो रहे थे। एक निराशाजनक आह भरते हुए फादर जेंग ने कहा, जियो जियान, भले ही तुम मेरे इकलौते बेटे हो, तुम्हें ये समझना चाहिए कि अगर तुम्हारा कभी कोई बेटा नहीं हुआ, तो या तो तुम्हें अपनी बहन के घर से एक बच्चा गोद लेना होगा, या अपनी छोटी बहन की शादी होने और उसके अपने बच्चे गोद लेने का इंतजार करना होगा। पिता जेंग ने कभी भी यह नहीं सोचा था कि यदि जेंग वेजियान के अपने कोई बच्चे नहीं होते, तो वह जो हुआन के भाई बहनों से बच्चे को गोद ले लेते। आखिरकार यह ओल्ड जेंग परिवार की संपत्ति थी जो दांव पर लगी थी, और स्वाभाविक रूप से वे ओल्ड जेंग के वंश के किसी व्यक्ति के लिए विरासत छोड़ना चाहते थे। ये जो परिवार के किसी व्यक्ति को क्यों मिलना चाहिए? जेंग वेजियान को भतीजी या भतीजे को गोद लेना भी अप्रिय लगता था। उन्हें पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता था। फिर भी चूंकि उन्होंने जो हुआन से विवाह किया था, इसलिए उन्हें किसी अन्य व्यक्ति के बेटे का पालन पोषण करना पड़ सकता था। मैं इच्छुक नहीं हूँ। जेंग वेजियान ने अपना बच्चा पैदा करने की इच्छा व्यक्त की। जेंग परिवार के दंपत्ति और जेंग वेजियान की छोटी बहन सभी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। वे जानते थे कि जेंग वेजियान के लिए इस जीवन में अपना बच्चा पैदा करना कोई साधारण कठिनाई नहीं थी। जो हुआन कभी भी तलाक के लिए सहमत नहीं होगी, इसलिए उसके लिए एकमात्र रास्ता मरना होगा। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में उसकी मृत्यु की संभावना बहुत कम थी। हाँ, जब तक वह मर नहीं जाती, वह रास्ता नहीं देगी। जेंग वेजियान की आंखों में जहर की झलक थी। इन दिनों वह विद्रोह के बारे में सोच रहा था, लेकिन वह कभी भी उस पर हावी नहीं हो पाया था। इसके बजाय उसे और भी बुरी तरह पीटा गया, और उसने सार्वजनिक रूप से अशिष्टता से बात करके उसके अधिकार को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। मैं उसे दिखा दूंगा कि कुछ चीजें अभी भी पुरुषों द्वारा तय की जाती हैं। जेंग वेजियान के दिमाग में एक विचार था, लेकिन वह कार्रवाई करने के लिए बहुत आशंकित था। लेकिन अब वह जानता था कि अगर उसने कार्रवाई नहीं की, तो वह अपना पूरा जीवन पूरी तरह से जो हुआन के अधीन बिताएगा। माँ जेंग ने जेंग वेजियान में कुछ गड़बड़ देखी और उसके कपड़े पकड़ लिए। जियो जियान, तुम। पिता जेंग ने माँ जेंग के प्रश्न पूछने से पहले ही उनकी बात काट दी। मैंने पहले आपके साथ स्थिति का विश्लेषण किया था, और आपने जो हुआन को चुनने पर जोर दिया था। वर्तमान स्थिति आपकी हठधर्मिता का परिणाम है। और यह मत कहना कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। तुम्हारी माँ और मेरा केवल एक ही बेटा है, लेकिन क्या तुम दंपति यह नहीं सोचते कि तुम हमसे सब कुछ विरासत में पा सकते हो? इन दिनों फादर जेंग ने वास्तव में बहुत सोचा था। वह पोते के बिना रहना स्वीकार नहीं कर सकते थे, अन्यथा जब उनका निधन हो जाता, तो उन्हें पता नहीं होता कि अपने पूर्वजों को कैसे समझाया जाए। यदि आप अपनी बहनों के बच्चों को गोद लेने के लिए तैयार नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। आपकी छोटी बहन अभी अविवाहित है, हम उसकी शादी किसी अन्य परिवार में कर सकते हैं। फादर जेंग ने काफी देर तक सोचा और जेंग वेजियान के लिए 2 सर्वोत्तम समाधान सुझाए। अपनी छोटी बहन को गोद लेने या उसके लिए दामाद ढूंढने के लिए जेंग वेजियान ने अपनी बहन की ओर अप्रसन्नता से देखा, जो चुपचाप एक तरफ बैठी थी। जब से उसने चीजों को समझा, उसे पता था कि परिवार में सब कुछ उसका है, सिवाय उसके कि उसका कोई भाई हो।
काफी देर तक डरने के बाद जब उसे एहसास हुआ कि उसके अलावा परिवार में केवल लड़कियां ही हैं, तो आखिरकार उसने राहत की सांस ली। अपनी सारी गणनाओं के बाद वह पुनः वहीं पर आ गया। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? वह कतई स्वीकार नहीं कर सकता था। एक और विकल्प है, और वह यह है कि मुझे एक बेटा होना चाहिए। जेंग वेजियान ने गहरी सांस ली। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मैं उसका समाधान नहीं कर सकता। जेंग वेजियान ने एक और गहरी सांस ली, फिर अपने बेडरूम में चला गया। जो हुआन बहुत बुरे मूड में था। उसने बेडरूम में जो कुछ भी तोड़ा जा सकता था उसे तोड़ दिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें नष्ट हो गईं। उन दो पुराने जीवाश्मों को उनकी कीमत चुकाने दो। जेंग वेजियान को अंदर आते देख जो हुआन गुस्से से भर गया। तुम बेकार के टुकड़े हो। फिर से बेकार। जेंग वेजियान वास्तव में इसे और सहन नहीं कर सकता था और नहीं करना चाहता था। उसने जो हुआन को मारना शुरू कर दिया। स्वाभाविक रूप से पुरुषों और महिलाओं के बीच ताकत में असमानता थी। जो हुआन पहले अपनी ताकत से जेंग परिवार पर हावी हो सकती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने उन्हें पूरी तरह से नीचे नहीं गिराया तो उसे ही परेशान किया जाएगा। इसके अलावा वह हमेशा ग्रेट नॉर्थ वेस्ट के ग्रामीण इलाकों में रहती थी, इसलिए निश्चित रूप से उसके पास शारीरिक शक्ति थी। अब शहर में वापस आकर काम करने के कारण उसने शायद ही कोई शारीरिक श्रम किया हो, इसलिए वह निश्चित रूप से उस पहलू में पिछड़ गई है। अभी अभी वह बहुत गुस्से में थी, रो रही थी, हंगामा कर रही थी, लात मार रही थी और चीज़ों को तोड़ रही थी। उसने सचमुच बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। जेंग वेजियान ने पीछे हटने का कोई प्रयास नहीं किया और जो हुआन के खिलाफ सभी प्रकार की भयंकर चालें चलीं और इस बार उसे बुरी तरह से हराया। जो हुआन के पास जवाबी हमलों की कमी नहीं थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। उसने पाया कि वह जेंग वेजियान को संभाल नहीं सकती थी, जिसे वह आसानी से दबा देती थी। पहले तो जेंग वेजियान वास्तव में काफ़ी घबराया हुआ था। यदि वह जो हुआन को नहीं संभाल पाता तो उसे निश्चित रूप से नुकसान होता, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस बार वह उसे आसानी से संभालने में कामयाब रहा। जब मदर जेंग ने जेंग वेजियान को भागते हुए देखा तो वह चिंतित हो गईं, न केवल इस बात की आशंका से कि उन्हें चोट लग जाएगी, बल्कि इस बात का भी डर था कि कोई पागल व्यक्ति उनसे बदला लेने के लिए उनके पीछे आएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जेंग वेजियान की ओर से मदद के लिए कोई आवाज़ नहीं आई, बल्कि जो हुआन की चीखें आती रहीं। माँ जेंग ने आश्चर्य से पिता जेंग की ओर देखा और पिता भी काफ़ी हिल गए। क्या ये हो सकता है कि इस बार जियोजियान? फादर जेंग भी अविश्वास में थे। नहीं, ऐसा नहीं है कि तुमने उसे पहले नहीं मारा है। मदर जेंग ने भी इसके बारे में सोचा, लेकिन वास्तविकता वास्तव में उनकी उम्मीद से परे थी। जेंग वेजियान अब जो हुआन पर हावी हो रहा था। जेंग वेजियान ने जो हुआन को नियंत्रण में रखा, जिससे जेंग परिवार दंपति बहुत खुश हुए, तथा उन्होंने उससे पहले जो भी निराशा झेली थी उसे बाहर निकाल दिया। बेशक जो हुआन भी आसान लक्ष्य नहीं थी, उसके पास अपने काउंटर थे और जेंग परिवार के 3 सदस्यों के बीच झड़पें जीत और हार के साथ दोनों तरफ हुईं। जो लीना का काम पर पहला दिन था और कोई पहले से ही उसे ढूंढ रहा था। वह एक पल के लिए दंग रह गई जब उसने देखा कि यह जो हुआन था। आप मुझे बधाई देने के लिए यहाँ नहीं हैं, है ना? सच कहूँ तो उसने सचमुच नहीं सोचा था कि जो हुआन उसे बधाई देने आएगा। मैं आपको बधाई नहीं देने वाला। जो हुआन ने शुरू में थोड़ा बधाई देने के बारे में सोचा था, लेकिन जो लीना के अविश्वास के भाव को देखकर उन्हें बधाई देना अनावश्यक लगा। जेंग परिवार अमानवीय है। होह, क्या चल रहा है? जो लीना थोड़ा उलझन में थी। क्या वे आपको धमका रहे हैं? लेकिन ये सही नहीं है। क्या तुम उन्हें दबा नहीं रही हो? इससे पहले जो हुआन ने डींगे हाँकते हुए कहा था कि कैसे उसने जेंग परिवार को अपने नियंत्रण में रखा है। अब हम घर पर हर दिन लड़ते हैं। जो हुआन ने वास्तव में यह अनुमान नहीं लगाया था कि जेंग वेजियान उस पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगा। जो लीना ने आह भरते हुए कहा, आप जानते हैं कि जेंग परिवार का केवल एक ही बेटा है। जेंग वेजियान, वे ये स्वीकार नहीं कर सकते कि उनका कोई बेटा नहीं है। मेरे भी बच्चे नहीं हैं, इसमें किसकी गलती है? जो हुआन ने गुस्से से कहा। अब या तो उनके साथ अपनी शर्तें तय करो और मुआवजा मांगो, या फिर तुम उन्हें छोड़ सकते हो। उन्हें मारने या मार खाने के लिए घर मत जाओ। यदि वह होती तो निस्संदेह वह तलाक का विकल्प चुनती। मैं तलाक नहीं दूंगी। मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, तो ओल्ड जेंग परिवार को पोता क्यों मिलना चाहिए? मैं ओल्ड सन परिवार को बिना वंशजों के समाप्त होते देखना चाहता हूँ। जो हुआन ने क्रूरता से कहा, मैं तलाक नहीं दूंगी। ठीक है। जो लीना ने मन ही मन तालियां बजाईं, तो तलाक मत लो। उन्हें वास्तव में जीवन भर के लिए एक साथ बांध दिया जाना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं, अगर आप तलाक नहीं लेते हैं तो जेंग वेजियान के वंशज नहीं होंगे, लेकिन वंशजों के बिना जेंग परिवार कैसे खत्म होगा? जेंग वेजियान की बहनें हैं और बाद में माता पिता अपनी बेटी के बच्चे को जेंग उपनाम लेने की अनुमति दे सकते हैं। मुझे जेंग वेजियान की छोटी बहन याद है, उसकी शादी नहीं हुई है, और अगर वे प्रस्ताव रखते हैं कि परिवार में किसी की शादी हो जाए
आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? क्या आप आपत्ति भी कर सकते हैं? ये घर झेंग वेजियान के माता पिता का है, उनके पास नौकरी है, उन्हें पेंशन मिलती है, क्या उन्हें आपकी शर्तों पर रहने की ज़रूरत है? या फिर क्या ये है कि तुम्हारे जैसे दो खून चूसने वालों के बिना उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी? जो हुआन, बात बस इतनी है कि आपके और झेंग वेजियान के कोई बच्चे नहीं हैं। झेंग परिवार को उत्तराधिकारी की कमी नहीं होगी और निश्चित रूप से उनका वंश समाप्त नहीं होगा। जो लीना ने सोचा कि जो हुआन वास्तव में मूर्ख था या शायद सिर्फ अदूरदर्शी था, जो झेंग वेजियान के 3 सदस्यों वाले परिवार पर ही केंद्रित था। जो हुआन ने वास्तव में ये सब नहीं सोचा था। लेकिन वह एक बेटी है। वह अभी भी अपने माता पिता की संतान है, झेंग वेजियान की तरह ही। और इसके अलावा जो लीना ने ठंडे स्वर में एक और बात कही, क्या बहू का बच्चा अपना ही होगा इसकी गारंटी है, लेकिन बेटी का बच्चा निश्चित रूप से अपना ही खून होता है। जो हुआन, तुम सचमुच बहुत कमज़ोर हो। ठीक है, मुझे फिर से ढूंढने मत आना, मैं व्यस्त हूँ और मेरे पास तुम्हारे घर की परेशानियां सुनने का समय नहीं है। जो हुआन ने जो लीना की पीछे हटी हुई आकृति को अपने दिल में गुस्से के साथ देखा। वास्तव में उसके अत्यधिक शब्दों के लिए उसे गंभीर रूप से पीटना चाहता था, लेकिन फिर उसने इसके बारे में सोचा और खुद को भाग्यशाली महसूस करने से नहीं रोक सकी कि वह आज जो लीना के पास आए, अन्यथा उसे झेंग परिवार की अन्य योजनाओं के बारे में पता नहीं चलता। दरअसल झेंग परिवार के दंपति का केवल एक ही बेटा है, लेकिन जब वे निर्दयी होते हैं तो वे इस बेटे की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। जब वे ग्रेट नॉर्थ वेस्ट गए थे तो क्या ऐसा कोई लंबा समय नहीं था जब उन्होंने झेंग वेजियान की परवाह नहीं की थी? ये जानते हुए कि उनका बेटा बेकार है, उनके लिए झेंग वेजियान को छोड़ देना सामान्य बात थी। अचानक उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि उसने झेंग वेजियान को नींद में बात करते हुए सुना था। जाहिर है, जब वे अभी भी उत्तर पश्चिम में थे तो झेंग दंपत्ति ने वास्तव में अपनी छोटी बेटी की शादी किसी अन्य परिवार में करने के विचार पर विचार किया था। जो हुआन को यह भी नहीं पता था कि वह घर कैसे वापस आए। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती उतना ही अधिक वह घबरा जाती। पहले तो उसने सोचा कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो लीना को नहीं पता था कि उसके लौटने के बाद जो हुआन ने क्या किया, लेकिन उसे परिणाम पता था। अपने सामने खड़ी महिला की ओर देखते हुए, तुम एक निराश युवा बनोगे। झेंग परिवार की छोटी बहन जो लीना के सामने खड़ी हो गई और उसे फिर से धन्यवाद दिया। धन्यवाद? मुझे धन्यवाद मत दीजिए, वास्तव में आपको निराश युवा होने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो हुआन के स्वभाव को जानता हूँ, वह तलाक नहीं लेगी, वह झेंग वेजियान से चिपकी रहेगी। शायद आप कर सकते हैं। मुझे पता है कि एक निराश युवा के रूप में जीवन आसान नहीं है। झेंग परिवार की छोटी बहन मुस्कुराई, लेकिन घर पर रहना मेरे लिए भी आसान नहीं है। चाहे मैं बाहर शादी करूं या कोई हमारे परिवार में शादी करे, वे इसे झेंग वेजियान के नज़रिए से देखेंगे। यद्यपि एक निर्वासित युवा होना कठिन है, ये वास्तव में मुक्तिदायक है। झेंग परिवार की छोटी बहन किसी अन्य स्थान पर जाना पसंद करेगी। ठीक है। जो हुआन और झेंग वेजियान की वैवाहिक योजनाओं की गणना करते समय जो लीना को शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने अनजाने में झेंग परिवार की छोटी बहन को नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने कहा, यदि तुम कर सको तो वहां पहुंचने के बाद अपनी शिक्षा जारी रखो। अब कई प्रोफेसर धीरे धीरे अपने मूल पदों पर लौट रहे हैं। जो लीना ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा के फिर से शुरू होने की संभावना का जिक्र नहीं किया। कोई भी समझदार व्यक्ति यह सुनकर स्वयं इसके परिणामों की कल्पना करने लगेगा। जो व्यक्ति ऐसे वातावरण में अपने भविष्य के लिए प्रयास कर सकता है, वह निश्चित रूप से मूर्ख नहीं है। जब झेंग परिवार की छोटी बहन ने यह सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। धन्यवाद। इसका जिक्र न करें, और यदि संभव हो तो, चाहे आपका काम कैसा भी हो, चाहे आप अच्छी तरह से रहते हो या नहीं, अपने परिवार से बहुत अधिक संपर्क न करें। आपको अपने माता पिता को जानना चाहिए, उनके दिल और दिमाग में अभी भी झेंग वेजियान है। यदि वे लोग न होते तो वे तीनों हस्तक्षेप न करते। मुझे पता है। जो लीना जानती थी कि एक बार झेंग परिवार की छोटी बहन ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा पास करके उसकी किस्मत बदल दी और झेंग परिवार को पता चल गया तो वे उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं समझती हूँ। झेंग परिवार की छोटी बहन लगातार सिर हिलाती रही। एक बार जब मैं चली जाऊंगी तो मैं अपने परिवार में किसी से भी व्यवहार करने की योजना नहीं बना रही हूँ। यद्यपि उसके माता पिता और बड़े भाई बहन थे, फिर भी वे केवल झेंग वेजियान की ही परवाह करते थे। उन्होंने उसकी, जो सबसे छोटी बेटी थी, कोई ध्यान नहीं दिया। वह हाई स्कूल में इसलिए जा सकी क्योंकि उसकी सबसे बड़ी बहन के पति ने सुझाव दिया था कि हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त लड़की, चाहे वह नौकरी की तलाश में हो या शादी करने वाली हो, केवल मिडिल स्कूल की शिक्षा प्राप्त लड़की की तुलना में अधिक मजबूत होगी और झेंग वेजियान का बेहतर ढंग से समर्थन कर सकेगी। इस तरह वह हाई स्कूल तक पहुंचने में सक्षम हो गई। लेकिन अब, सिर्फ इसलिए कि जो हुआन ने परेशानी पैदा की थी, वे उसे एक पदच्युत युवक बनने देने के लिए सहमत हो गए।
स्पष्ट रूप से उन तीनों ने पहले भी जो हुआन की हरकतों को दबा दिया था, यहाँ तक कि जो लीना भी इसे समझ सकती थी। इस बार मुझे बाहर भेजा जाने वाला युवक बाहरी तौर पर इसलिए है क्योंकि जो हुआन मुझे भगाना चाहता है, लेकिन क्या ये वास्तव में इसलिए नहीं है क्योंकि जेंग वेजियान को मेरे घर पर रहने की चिंता है? और क्या होगा अगर सच में मेरी शादी किसी दूसरे परिवार में हो गई? जब से मेरे पिताजी ने दोनों में से एक को चुनने का प्रस्ताव दिया है, तब से आप विश्वास नहीं करेंगे कि जेंग वेजियान मेरी ओर किस तरह से देखता है। वास्तव में ये सिर्फ उसकी ही बात नहीं है, बल्कि मेरी माँ का भी मेरी ओर देखना गलत है। ये वैसी ही नज़र है जैसी आप किसी दुश्मन को देखते हैं। जेंग परिवार की छोटी बहन वास्तव में खुद को रोक नहीं सकी और उसके आंसू बहने लगे। मैं वास्तव में ऐसा कभी नहीं चाहती थी, मैंने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। फिर भी वे मेरे पिता से अपना विरोध प्रकट करने की हिम्मत नहीं करते और इसके बजाय मुझ पर अपना असंतोष निकालते हैं। यहाँ तक कि मेरी सबसे बड़ी बहन और बाकी लोग भी मेरे पिता के इरादों को जानने के बाद घर आकर मुझ पर घर, पैसा और यहाँ तक कि मेरे पिता की नौकरी छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाने लगे, भले ही उनके बड़े भाई की स्थिति कुछ भी हो। जेंग परिवार की छोटी बहन ने वहां दिल खोलकर रोते हुए कहा, वास्तव में रोने से मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। जो लीना जानती थी कि जेंग वेजियान की बहन मूर्ख है, अन्यथा वह शादी नहीं करती और उसके अपने बच्चे नहीं होते, केवल अपने माता पिता के घर को इतना समर्थन देने के लिए। उसने उनसे इतनी नासमझी की उम्मीद नहीं की थी। उनके असली रंग को जानना अच्छी बात है, कम से कम भविष्य में आप फिर से उनके द्वारा मूर्ख नहीं बनाए जाएंगे। एक बार जब आप खुद को कुछ बना लेंगे तो वे आपको फिर से घेर लेंगे, बहनों जैसा स्नेह दिखाएंगे। सचमुच मैंने इस तरह की बहुत सारी चीजें देखी और समझी हैं। जो लीना का काम पर पहला दिन था और कोई पहले से ही उसे ढूंढ रहा था। वह एक पल के लिए दंग रह गई जब उसने देखा कि यह जो हुआन था। आप मुझे बधाई देने के लिए यहाँ नहीं हैं, है ना? सच कहूँ तो उसने सचमुच नहीं सोचा था कि जो हुआन उसे बधाई देने आएगा। मैं आपको बधाई नहीं देने वाला। जो हुआन ने शुरू में थोड़ा बधाई देने के बारे में सोचा था, लेकिन जो लीना के अविश्वास के भाव को देखकर उन्हें बधाई देना अनावश्यक लगा। जेंग परिवार अमानवीय है। होह, क्या चल रहा है? जो लीना थोड़ा उलझन में थी। क्या वे आपको धमका रहे हैं? लेकिन ये सही नहीं है, क्या तुम उन्हें दबा नहीं रही हो? इससे पहले जो हुआन ने डींगे हाँकते हुए कहा था कि कैसे उसने जेंग परिवार को अपने नियंत्रण में रखा है। अब हम घर पर हर दिन लड़ते हैं। जो हुआन ने वास्तव में यह अनुमान नहीं लगाया था कि जेंग वेजियान उस पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगा। जो लीना ने आह भरते हुए कहा, आप जानते हैं कि जेंग परिवार का केवल एक ही बेटा है, जेंग वेजियान। वे ये स्वीकार नहीं कर सकते कि उनका कोई बेटा नहीं है। मेरे भी बच्चे नहीं हैं, इसमें किसकी गलती है? जो हुआन ने गुस्से से कहा। अब या तो उनके साथ अपनी शर्तें तय करो और मुआवजा मांगो, या फिर तुम उन्हें छोड़ सकते हो। उन्हें मारने या मार खाने के लिए घर मत जाओ। यदि वह होती तो निस्संदेह वह तलाक का विकल्प चुनती। मैं तलाक नहीं दूंगी। मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, तो ओल्ड जेंग परिवार को पोता क्यों मिलना चाहिए? मैं ओल्ड सन परिवार को बिना वंशजों के समाप्त होते देखना चाहता हूँ। जो हुआन ने क्रूरता से कहा, मैं तलाक नहीं दूंगी। ठीक है। जो लीना ने मन ही मन तालियां बजाईं, तो तलाक मत लो। उन्हें वास्तव में जीवन भर के लिए एक साथ बांध दिया जाना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं, अगर आप तलाक नहीं लेते हैं तो जेंग वेजियान के वंशज नहीं होंगे, लेकिन वंशजों के बिना जेंग परिवार कैसे खत्म होगा? जेंग वेजियान की बहनें हैं और बाद में माता पिता अपनी बेटी के बच्चे को जेंग उपनाम लेने की अनुमति दे सकते हैं। मुझे जेंग वेजियान की छोटी बहन याद है, उसकी शादी नहीं हुई है, और अगर वे प्रस्ताव रखते हैं कि परिवार में किसी की शादी हो जाए, आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? क्या आप आपत्ति भी कर सकते हैं? ये घर जेंग वेजियान के माता पिता का है, उनके पास नौकरी है, उन्हें पेंशन मिलती है। क्या उन्हें आपकी शर्तों पर रहने की ज़रूरत है? या फिर क्या यह है कि तुम्हारे जैसे दो खून चूसने वालों के बिना उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी? जो हुआन, बात बस इतनी है कि आपके और जेंग वेजियान के कोई बच्चे नहीं हैं। जेंग परिवार को उत्तराधिकारी की कमी नहीं होगी और निश्चित रूप से उनका वंश समाप्त नहीं होगा। जो लीना ने सोचा कि जो हुआन वास्तव में मूर्ख था, या शायद सिर्फ अदूरदर्शी था, जो जेंग वेजियान के 3 सदस्यों वाले परिवार पर ही केंद्रित था। जो हुआन ने वास्तव में ये सब नहीं सोचा था। लेकिन वह एक बेटी है। वह अभी भी अपने माता पिता की संतान है, जेंग वेजियान की तरह ही। और इसके अलावा, जो लीना ने ठंडे स्वर में एक और बात कही, क्या बहू का बच्चा अपना ही होगा इसकी गारंटी है, लेकिन बेटी का बच्चा निश्चित रूप से अपना ही खून होता है। जो हुआन, तुम सचमुच बहुत कमज़ोर हो। ठीक है, मुझे फिर से ढूंढने मत आना, मैं व्यस्त हूँ और मेरे पास तुम्हारे घर की परेशानियां सुनने का समय नहीं है। जो हुआन ने जो लीना की पीछे हटी हुई आकृति को अपने दिल में गुस्से के साथ देखा। वास्तव में उसके अत्यधिक शब्दों के लिए उसे गंभीर रूप से पीटना चाहता था।
लेकिन फिर उसने इसके बारे में सोचा और खुद को भाग्यशाली महसूस करने से नहीं रोक सकी कि वह आज जो लीना के पास आए, अन्यथा उसे जेंग परिवार की अन्य योजनाओं के बारे में पता नहीं चलता। दरअसल जेंग परिवार के दंपति का केवल एक ही बेटा है, लेकिन जब वे निर्दयी होते हैं तो वे इस बेटे की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। जब वे ग्रेट नॉर्थ वेस्ट गए थे तो क्या ऐसा कोई लंबा समय नहीं था जब उन्होंने जेंग वेजियान की परवाह नहीं की थी। ये जानते हुए कि उनका बेटा बेकार है, उनके लिए जेंग वेजियान को छोड़ देना सामान्य बात थी। अचानक उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि उसने जेंग वेजियान को नींद में बात करते हुए सुना था। जाहिर है, जब वे अभी भी उत्तर पश्चिम में थे तो जेंग दंपति ने वास्तव में अपनी छोटी बेटी की शादी किसी अन्य परिवार में करने के विचार पर विचार किया था। जो हुआन को यह भी नहीं पता था कि वह घर कैसे वापस आए। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती उतना ही अधिक वह घबरा जाती। पहले तो उसने सोचा कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो लीना को नहीं पता था कि उसके लौटने के बाद जो हुआन ने क्या किया, लेकिन उसे परिणाम पता था। अपने सामने खड़ी महिला की ओर देखते हुए तुम एक निराश युवा बनोगे। जेंग परिवार की छोटी बहन जो लीना के सामने खड़ी हो गई और उसे फिर से धन्यवाद दिया। धन्यवाद, मुझे धन्यवाद मत दीजिए, वास्तव में आपको निराश युवा होने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो हुआन के स्वभाव को जानता हूँ, वह तलाक नहीं लेगी, वह जेंग वेजियान से चिपकी रहेगी। शायद आप कर सकते हैं। मुझे पता है कि एक निराश युवा के रूप में जीवन आसान नहीं है। जेंग परिवार की छोटी बहन मुस्कुराई, लेकिन घर पर रहना मेरे लिए भी आसान नहीं है। चाहे मैं बाहर शादी करूं या कोई हमारे परिवार में शादी करे, वे इसे जेंग वेजियान के नज़रिए से देखेंगे। यद्यपि एक निर्वासित युवा होना कठिन है, ये वास्तव में मुक्तिदायक है। जेंग परिवार की छोटी बहन किसी अन्य स्थान पर जाना पसंद करेगी। ठीक है। जो हुआन और जेंग वेजियान की वैवाहिक योजनाओं की गणना करते समय जो लीना को शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने अनजाने में जेंग परिवार की छोटी बहन को नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने कहा, यदि तुम कर सको तो वहां पहुंचने के बाद अपनी शिक्षा जारी रखो। अब कई प्रोफेसर धीरे धीरे अपने मूल पदों पर लौट रहे हैं। जो लीना ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा के फिर से शुरू होने की संभावना का जिक्र नहीं किया। कोई भी समझदार व्यक्ति यह सुनकर स्वयं इसके परिणामों की कल्पना करने लगेगा। जो व्यक्ति ऐसे वातावरण में अपने भविष्य के लिए प्रयास कर सकता है, वह निश्चित रूप से मूर्ख नहीं है। जब जेंग परिवार की छोटी बहन ने यह सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। धन्यवाद, इसका जिक्र न करें, और यदि संभव हो तो चाहे आपका काम कैसा भी हो, चाहे आप अच्छी तरह से रहते हो या नहीं, अपने परिवार से बहुत अधिक संपर्क न करें। आपको अपने माता पिता को जानना चाहिए, उनके दिल और दिमाग में अभी भी जेंग वेजियान है। यदि वे लोग न होते तो वे तीनों हस्तक्षेप न करते। मुझे पता है। जो लीना जानती थी कि एक बार जेंग परिवार की छोटी बहन ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा पास करके उसकी किस्मत बदल दी और जेंग परिवार को पता चल गया तो वे उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं समझती हूँ। जेंग परिवार की छोटी बहन लगातार सिर हिलाती रही। एक बार जब मैं चली जाऊंगी तो मैं अपने परिवार में किसी से भी व्यवहार करने की योजना नहीं बना रही हूँ। यद्यपि उसके माता पिता और बड़े भाई बहन थे, फिर भी वे केवल जेंग वेजियान की ही परवाह करते थे। उन्होंने उसकी, जो सबसे छोटी बेटी थी, कोई ध्यान नहीं दिया। वह हाई स्कूल में इसलिए जा सकी क्योंकि उसकी सबसे बड़ी बहन के पति ने सुझाव दिया था कि हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त लड़की, चाहे वह नौकरी की तलाश में हो या शादी करने वाली हो, केवल मिडिल स्कूल की शिक्षा प्राप्त लड़की की तुलना में अधिक मजबूत होगी और जेंग वेजियान का बेहतर ढंग से समर्थन कर सकेगी। इस तरह वह हाई स्कूल तक पहुंचने में सक्षम हो गई। लेकिन अब सिर्फ इसलिए कि जो हुआन ने परेशानी पैदा की थी, वे उसे एक पदच्युत युवक बनने देने के लिए सहमत हो गए। स्पष्ट रूप से उन तीनों ने पहले भी जो हुआन की हरकतों को दबा दिया था, यहाँ तक कि जो लीना भी इसे समझ सकती थी। इस बार मुझे बाहर भेजा जाने वाला युवक बाहरी तौर पर इसलिए है क्योंकि जो हुआन मुझे भगाना चाहता है। लेकिन क्या ये वास्तव में इसलिए नहीं है क्योंकि जेंग वेजियान को मेरे घर पर रहने की चिंता है? और क्या होगा अगर सच में मेरी शादी किसी दूसरे परिवार में हो गई? जब से मेरे पिताजी ने दोनों में से एक को चुनने का प्रस्ताव दिया है, तब से आप विश्वास नहीं करेंगे कि जेंग वेजियान मेरी ओर किस तरह से देखता है। वास्तव में ये सिर्फ उसकी ही बात नहीं है, बल्कि मेरी माँ का भी मेरी ओर देखना गलत है। ये वैसी ही नज़र है जैसी आप किसी दुश्मन को देखते हैं। जेंग परिवार की छोटी बहन वास्तव में खुद को रोक नहीं सकी और उसके आंसू बहने लगे। मैं वास्तव में ऐसा कभी नहीं चाहती थी, मैंने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। फिर भी वे मेरे पिता से अपना विरोध प्रकट करने की हिम्मत नहीं करते और इसके बजाय मुझ पर अपना असंतोष निकालते हैं। यहाँ तक कि मेरी सबसे बड़ी बहन और बाकी लोग भी मेरे पिता के इरादों को जानने के बाद घर आकर मुझ पर घर, पैसा और यहाँ तक कि मेरे पिता की नौकरी छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाने लगे, भले ही उनके बड़े भाई की स्थिति कुछ भी हो। जेंग परिवार की छोटी बहन ने वहाँ दिल खोलकर रोते हुए कहा, वास्तव में रोने से मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ।
जो लीना जानती थी कि जेंग वेजियान की बहन मूर्ख है, अन्यथा वह शादी नहीं करती और उसके अपने बच्चे नहीं होते, केवल अपने माता पिता के घर को इतना समर्थन देने के लिए। उसने उनसे इतनी नासमझी की उम्मीद नहीं की थी। उनके असली रंग को जानना अच्छी बात है, कम से कम भविष्य में आप फिर से उनके द्वारा मूर्ख नहीं बनाए जाएंगे। एक बार जब आप खुद को कुछ बना लेंगे तो वे आपको फिर से घेर लेंगे, बहनों जैसा स्नेह दिखाएंगे। सचमुच मैंने इस तरह की बहुत सारी चीजें देखी और समझी हैं। जो हुआन को कॉलेज प्रवेश परीक्षा की बहाली के बारे में भी पता था, लेकिन उसने इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया था। उसे स्कूल छोड़े हुए बहुत समय हो गया था, वह सब कुछ भूल चुकी थी। अब परीक्षा देने से उसे खुद पर ही शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। जब उसे पता चला कि जो लीना और उसके पति, साथ ही जो जुवान, सभी ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है, तो वह बिल्कुल दंग रह गई। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जो लीना और उनके पति कॉलेज प्रवेश परीक्षा दे रहे थे, ये भी कहा जा सकता है कि यह अपेक्षित था। समस्या ये थी कि जो जुवान, जो अभी बच्चा ही था, कॉलेज प्रवेश परीक्षा भी देने जा रहा था। क्या वह इतने लंबे समय से स्कूल से बाहर थी कि उसे पता ही नहीं था कि आजकल क्या पढ़ाया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में वे छोटे लाल गार्ड उतनी उग्रता से नहीं उछल रहे थे, लेकिन कुछ स्थानों पर वे अभी भी परेशानी पैदा करते थे। जहां तक शिक्षकों का प्रश्न है, जब तक कि उनके पास त्रुटिहीन क्रांतिकारी साख न हो, वे विद्यार्थियों का न्यूनतम प्रबंधन ही कर पाते थे। अधिकांश शिक्षक केवल कक्षा शुरू करने के लिए आते थे और समय होने पर चले जाते थे, इस बात की परवाह नहीं करते थे कि विद्यार्थी ध्यान दे रहे हैं, व्याख्यान समझ रहे हैं या नहीं, या अपना गृहकार्य पूरा कर रहे हैं या नहीं। उसे यह स्पष्ट था कि वे क्या सीख रहे थे। उसकी नज़र में, चाहे जो लीना के ग्रेड कितने भी अच्छे क्यों न हो, वे बड़ा चढ़ाकर बताए गए थे और वह उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेती थी। वह वास्तव में नहीं सोचती थी कि जो लीना के पास विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने का मौका है। ये सबसे अच्छा होगा यदि गोकाई विश्वविद्यालय में दाखिला ले ले और कहीं दूर जाकर पढ़ाई करे। दंपति का दीर्घकालिक अलगाव निश्चित रूप से उनके रिश्ते को प्रभावित करेगा, और गोकाई के परिवार के संसाधनों को देखते हुए, जो स्पष्ट रूप से समृद्ध थे, ये स्पष्ट था कि ऐसा परिवार अपनी होनहार संतान को उसके जैसे किसी व्यक्ति से शादी नहीं करने देगा। तब तक वह एक तलाकशुदा महिला बन चुकी होगी जिसे उसके पति ने त्याग दिया होगा। इस विचार से जो हुआन का मूड बहुत अच्छा हो गया। चूंकि जो जुवान ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने का फैसला किया था, इसलिए उसे जो दाजियांग को इसके बारे में बताना ही था। यद्यपि उनके परिवार में किसी ने कभी कॉलेज प्रवेश परीक्षा नहीं दी थी, फिर भी वे जानते थे कि अब यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे कोई इसमें भाग ले रहा हो या नहीं, ये बातचीत का विषय था। जो दाजियांग ने हमेशा सोचा था कि यह अन्य परिवारों का मामला है और उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस शीतकालीन कॉलेज प्रवेश परीक्षा का उनके अपने परिवार से कोई संबंध होगा। आपने हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली है? उन्होंने कुछ अनिश्चितता से पूछा। जो जुवान की मुस्कान में कोई कमी नहीं आई। नहीं, मैं अगले साल हाई स्कूल से स्नातक हो जाऊंगा। अगर आप अगले साल स्नातक हो रहे हैं, तो आप अभी परीक्षा क्यों दे रहे हैं? जो दाजियांग स्पष्ट रूप से नाखुश था। मैं समझ गया, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी बहन कॉलेज प्रवेश परीक्षा दे रही है? वह कई वर्षों से स्कूल नहीं गई है और उसने अपना सारा किताबी ज्ञान शिक्षकों को लौटा दिया है। वे बस आपको प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग करना चाहते हैं। जितना अधिक जो दाजियांग ने इसके बारे में सोचा, उतना ही वह आश्वस्त हो गया। जो जुवान ने देखा कि जो दाजियांग ये कह रहा था कि कैसे जो लीना और उसका पति उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसने उसे चेतावनी दी कि वह इतना मूर्ख न बने कि दूसरों को उसका फ़ायदा उठाने दे। जो जुवान लगातार बुदबुदाते जो दाजियांग को देखकर किसी किताब के पात्र उस बुजुर्ग महिला के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। अतीत में वह चतुर था, लेकिन उसने कभी भी इसे खुलकर नहीं दिखाया, हमेशा चीज़ों को छुपा कर रखा। लेकिन अब वह खुलेआम अपनी साजिशों का प्रदर्शन कर रहा था, और हमेशा यह मानता था कि दूसरे लोग उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। मेरी बहन मुझसे ज़्यादा जानती है। कक्षा के दौरान शिक्षक हमें नज़रअंदाज करते थे। यह मेरी बहन ही थी जिसने मुझे कार्यपुस्तिकाएं ढूंढ कर दीं। वे सभी समस्याएं जिन्हें मैं हल नहीं कर पाता था, वह मुझे सिखाती थीं। इसके अलावा आप जानते हैं कि वह मेरी बहन है। मैं और मेरी माँ उसके घर में रहते हैं। चाहे शादी से पहले हो या बाद में, भले ही उनके पहले से ही 3 बच्चे थे, मेरी बहन हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीदती और मेरे लिए खाना बनाती थी। मेरे रहने का खर्च और ट्यूशन फीस मेरी माँ और बहन या यहाँ तक कि आंटी ने चुकाई है। लेकिन आप तो मेरे पिता हैं, क्या आपने कभी एक पैसा भी खर्च किया है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर उनके पास मेरे खिलाफ साजिश रचने के लिए क्या है? क्या वे मेरी जेबें खाली करने की योजना बना रहे हैं या आपसे पैसे खर्च करने की उम्मीद कर रहे हैं? जो जुवान ये कहना नहीं चाहता था, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यदि आप बता भी दें तो भी वे मूर्ख ही बने रहेंगे।
लेकिन आज वह इतना क्रोधित था कि अपने आप को रोक नहीं सका और अब और अपने आप को रोक नहीं सका। जो जुवान के अचानक भड़कने से जो दाजियांग पूरी तरह से अचंभित हो गया और बोला, जो जुवान, ये कैसा रवैया है? मैं तुमसे बहुत थक गया हूँ। जो दाजियांग को लगा कि उसे जो जुवान को सबक सिखाना होगा, अन्यथा वह सचमुच सोचेगा कि उसे धमकाना आसान है। जो जुवान ने जो दाजियांग की ओर देखा जिसका चेहरा अचानक कठोर हो गया था। मैंने क्या किया? मैंने क्या कहा? मैं तो बस सच कह रहा हूँ। क्या तुमने इतने सालों में कभी मेरी परवाह की है? आपके दिल में केवल जो योंग और उसका बेटा ही आपके वंशज हैं। आपने उनके लिए इतना कुछ खरीदा है कि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। जो जुवान ने गहरी सांस ली। पिताजी, मैं अपनी पढ़ाई की गंभीरता से समीक्षा करने की योजना बना रहा हूँ, इसलिए मैं अब यहाँ नहीं आऊँगा। उस समय जो दाजियांग ने जो जुवान की आंखों में घृणा की झलक देखी और वह 2 बार पीछे हट गया। जियो जुवान, मैं एक ऐसी जगह जिसे वह नहीं जानता था। जो जुवान की उसके प्रति भावनाएं अब केवल विमुख नहीं थीं, वे घृणा से भरी थीं। जो दाजियांग को पता था कि झांग शिफेन के साथ रहने वाले जो जुवान का भविष्य शायद अच्छा होगा। उन्होंने निर्णय लिया था कि भविष्य में उनकी सेवानिवृत्ति निश्चित रूप से जो जुवान की जिम्मेदारी होगी, जबकि जो योन के लिए अपना ख्याल रखना ही बेहतर होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो जुवान उससे दूर जा सकता है, और एक बार ऐसा हुआ तो इस बेटे पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता था। जियो जुवान, मैं जो दाजियांग जानता था कि उसे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन वह वास्तव में खुद को ये शब्द कहने के लिए नहीं ला सका। पिताजी, मैं वापस जा रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखना। जो जुवान ने गहरी सांस ली। जब मेरा कर्तव्य होगा तो मैं आपकी देखभाल की जिम्मेदारी ले लूँगा। चूंकि आप जो योंग और उसके बेटे के प्रति इतने अच्छे हैं, मुझे लगता है कि वे देखभाल की अधिक जिम्मेदारी ले लेंगे। जो जुवान ने कभी नहीं सोचा था कि जो दाजियांग उसके साथ रहेगा। जो योंग की नज़र हमेशा जो दाजियांग के पैसों पर रहती थी। जो जुवान द्वारा किया गया वादा जो दाजियांग के कानों में पड़ा और उसने स्वतः ही मान लिया कि इसका मतलब है कि बुढ़ापे में उसकी देखभाल की जाएगी, इसलिए उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। आखिरकार वह जानता था कि यदि उसके सबसे छोटे बेटे का भविष्य उज्ज्वल है, तो यह निश्चित रूप से उसके लिए अधिक फायदेमंद होगा। जो जुवान और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन घर पहुंचने के बाद जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही उसका दिल टूट जाता और वह जो लीना और अन्य लोगों से बात करने लगा। जो लीना ने बिना किसी रोक टोक के अपनी आंखें घुमाईं। उससे परेशान क्यों होना? वह हमेशा योजना और षड्यंत्र ही करता है। अगर उसके पास कोई कौशल होता तो वह जो योन पर अड़ा नहीं होता। जो लीना को अभी भी याद था कि जो दाजियांग ने कहा था कि जो योंग एक स्तर 3 कार्यकर्ता होने पर भरोसा करेगा। तो क्या जो योंग ने लेवल 3 वक्र की परीक्षा पास कर ली? अभी नहीं। गुकाई ने जो योंग पर हल्की नज़र रखी, जो शादी के बाद लगभग उसका चाचा बन गया था। काम पर भी वह गैर जिम्मेदार है। गुकाई को वास्तव में समझ नहीं आया कि वह क्या सोच रहा था। उसे अभी भी अपने बेटे का खर्च उठाना है। ये कहना नहीं है कि उन्हें उच्च वेतन की उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन उन्हें कम से कम अपने बच्चे के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। बच्चे हमेशा अपने माता पिता के व्यवहार को देखते हैं और उनकी नज़र में निश्चित रूप से उनके माता पिता जो करते हैं वह सही होता है। अगर वह इतनी दूर तक सोच पाता तो उसकी जिंदगी इतनी अस्त व्यस्त नहीं होती। शुरुआत में यह माना जा रहा था कि एकल पिता बनने के बाद जो योंग ज़्यादा मेहनत करने लगेगा। अब उन्हें पुनः देखते हुए किसी को भी कुछ लोगों से बहुत अधिक अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, चाहे वे कभी भी हों। कुछ लोग कभी भी सम्मानजनक नहीं लगते। जो लीना केवल एक आह भर सकी, सौभाग्य से मेरी माँ का अब उस तरफ से कोई लेना देना नहीं है, अन्यथा उन्हें भी शांति नहीं मिलती। जो जुवान हमेशा झांग शिफेन के करीब रहा था और वर्षों से जो दाजियांग की निष्क्रियता के कारण उसने उस पक्ष के प्रति पूरी तरह से स्नेह खो दिया था। मुझे वास्तव में समझ नहीं आता कि वे और अधिक प्रयास क्यों नहीं करते। जो जुवान ने देखा कि उसके आसपास हर कोई, चाहे वह गु वेई हो, झांग शिफेन हो या जो लीना और उसका पति हो, सभी कड़ी मेहनत कर रहे थे, अथक परिश्रम कर रहे थे। विशेषकर जो लीना और उनके पति अपनी नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने के लिए प्रयासरत रहे। उसके पास कड़ी मेहनत न करने का कोई कारण नहीं था, बल्कि उसे और भी अधिक प्रयास करने की आवश्यकता थी, ताकि वह जो लीना और बाकी लोगों से निश्चित रूप से पीछे न रह जाए। जो दाजियांग दंपति, जो अत्यधिक अनुचित थे, के बारे में चर्चा करते समय उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि बाहरी दुनिया को जानने की उनकी इच्छा ने वास्तव में एक शीर्ष कलाकार को जन्म दिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हर कोई इस पर कैसे चर्चा करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने आश्चर्यचकित हैं। ऐसे कई लोग भी थे जो मानते थे कि अगर जो लीना, जो सालों पहले स्नातक हो गई थी, कॉलेज की प्रवेश परीक्षा दे सकती है, तो उनके लिए सफल नहीं होने का कोई मतलब नहीं था। इस प्रकार जब पंजीकरण शुरू हुआ तो पंजीकरण संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई, लेकिन उसके बाद शायद ही किसी ने पंजीकरण कराया।
आखिरकार कई वर्षों तक स्कूल से दूर रहने के कारण उन्हें वास्तव में गाँव लेने में कोई विश्वास नहीं था। लेकिन ये जानते हुए कि जो लीना इसमें भाग ले रही हैं, बहुत से लोगों ने गाँव में नामांकन कराने का साहस जुटाया। इसका कारण ये था कि उन्होंने 2 साल से भी कम समय पहले हाई स्कूल से स्नातक किया था और उनके लिए जो लीना से खराब अंक प्राप्त करना कोई मायने नहीं रखता था। काम और घर के बीच व्यस्त जो लीना को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि वह एक ऐसा मानक बन गई है जिसके सामने बाकी सभी लोग अपनी तुलना करते हैं। उसने यह बात गु वेई के मुंह से ही सुनी। उन्हें यह विश्वास कहाँ से मिलता है कि उनके परीक्षा अंक मुझसे बेहतर होंगे? क्या वे यह नहीं सोचते कि मैं खराब प्रदर्शन करूंगा क्योंकि मैंने यूं ही कह दिया था कि मैं कोशिश करना चाहता हूं? जब उन्होंने गाँव के लिए पंजीकरण कराया था तो एक सहकर्मी ने उनसे पूछा था कि उन्होंने ये परीक्षा देने के बारे में क्यों सोचा, और उन्होंने यही बताया था। जो लीना को ये सोचकर ही लगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं उन्हें यह नहीं बता सकती कि मैं निश्चित रूप से कॉलेज में प्रवेश पा लूंगी। हालांकि मुझे खुद पर भरोसा है। अगर वह इस बार कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाई तो जो लीना को सचमुच लगा कि उसे किसी इमारत से कूदना पड़ेगा और आगे जीने का सामना करना उसके लिए वाकई मुश्किल होगा। यह अच्छी बात है कि कोई भी तुमसे सलाह नहीं मांगेगा। गुकाई को लगा कि यह अच्छी बात है। मैंने लोगों को कहते सुना है कि यह बस एक ख्वाहिश है। ड्रामा वर्कशॉप का एक फैक्ट्री मजदूर असल में कॉलेज में दाखिला पाने की उम्मीद कर रहा है। यद्यपि जब वह बाहर गया तो वह उस व्यक्ति को नहीं देख सका जिसने ये कहा था, फिर भी उसका एक लक्ष्य था और वास्तव में ऐसी विशिष्ट आवाज वाले बहुत कम लोग थे। यदि वे सोचते हैं कि हम अंदर नहीं जा सकते तो हमें अपने सम्मान के लिए लड़ना होगा और उन्हें सचमुच चौंकाना होगा। गुकाई को पता था कि वे तीनों निश्चित रूप से कॉलेज में प्रवेश पा लेंगे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कौन सा। हम कैपिटल सिटी के किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। फिर हम कैपिटल सिटी में रहने और काम करने की कोशिश करेंगे। मैं वापस आना चाहता हूँ। जो जुवान को कैपिटल सिटी में कॉलेज में पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वह स्नातक होने के बाद वापस आकर यहाँ काम करने की उम्मीद रखता था, क्योंकि झांग शिफेन यही था और उसके बेटे के रूप में बुढ़ापे में उसकी देखभाल करना उसका कर्तव्य था। उस समय मैं देखूंगा कि क्या मैं मां को कैपिटल सिटी में भी काम पर लगा सकता हूं। गुकाई ने यह बात बहुत पहले सोच ली थी। यदि आप यहां रहेंगे तो चाहे आपको सफलता मिले या नहीं, वे आपको छोड़ेंगे नहीं। जो लीना जो दाजियांग की उपेक्षा कर सकती थी, लेकिन जो जुवान जैविक पुत्र होने के नाते संभवतः उसे अनदेखा नहीं कर सकता था। क्या झांग शिफेन की नौकरी भी कैपिटल सिटी में स्थानांतरित की जा सकती है? जो जुवान आश्चर्यचकित था और जो लीना भी। उसने सोचा था कि झांग शिफेन के सेवानिवृत्त होने के बाद वह कैपिटल सिटी में आकर अपने भाई बहनों के साथ रहेगी। उस समय नौकरी में स्थानांतरण आसान नहीं था। राजधानी शहर में काम करने के लिए स्थानांतरण तो और भी कठिन था। फिर भी गुकाई को यह कोई मुश्किल मामला नहीं लगा। बेशक शहर के सामान्य संघ में शामिल होना मुश्किल है। मेरी चाची ने कहा कि वह काम करने के लिए वापस कैपिटल सिटी में स्थानांतरित हो जाएंगी, और जब ऐसा होगा तो वह अस्पताल के यूनियन में काम करने के लिए मां को अपने साथ वापस लाने का प्रस्ताव रखेंगी। गुकाई जानता था कि चूंकि गु वेई पहले ही बोल चुका था, इसलिए सफलता की संभावना अधिक थी, लेकिन फिर भी वह थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। झांग शिफेन का काम यहाँ फल फूल रहा था और आशाजनक था, और अगर वह कुछ और साल यहाँ रहीं तो निश्चित रूप से उन्हें फिर से पदोन्नत किया जाएगा। कैपिटल सिटी में काम करना मूलतः पदावनति थी और हो सकता है कि हर कोई इससे सहमत ना हो। झांग शिफेन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गई। आप लोग जहां भी होंगे मैं भी वहीं रहूंगा। इसके अलावा अगर आप यहां काम करने के लिए रुकेंगे तो कुछ मोटी चमड़ी वाले लोग निश्चित रूप से आपके आसपास मंडराएंगे। जो लीना से जो डोजियांग ने जो कहा उसे सुनने के बाद झांग शिफेन ने उसे और भी अधिक नीची नज़र से देखा। साथ ही इससे उसके और उसके बेटे से दूरी बनाए रखने का दृढ़ संकल्प और मजबूत हो गया, क्योंकि उसे लगा कि जो व्यक्ति हमेशा ऐसी तुच्छ बातों के बारे में योजना बनाता है उसकी दृष्टि वास्तव में संकीर्ण है। जब सबसे अधिक समस्याग्रस्त भागों में कोई समस्या नहीं रह गई तो परिवार ने कैपिटल सिटी में अध्ययन और काम करने की अपनी योजना को अंतिम रूप दे दिया तथा उन्होंने अपनी पढ़ाई को और भी अधिक गंभीरता से लिया। दिन बीतते गए और समीक्षा कैसी भी रही हो या आत्मविश्वास का स्तर कैसा भी रहा हो, ठीक होने के बाद पहली कॉलेज प्रवेश परीक्षा देर से ही सही आ ही गई। सर्दियों में भी हालांकि दिन देर से उजाला हुआ, फिर भी कई लोगों को परीक्षा केंद्र पर जल्दी पहुंचने से नहीं रोका जा सका। जो लीना को इन परीक्षार्थियों के चेहरों पर समय के निशान देखकर यह एहसास हुआ कि उनमें से कई की उम्र कितनी थी। हम निश्चित रूप से यह कर सकते हैं। परीक्षा से कुछ दिन पहले जो लीना ने एक मॉक टेस्ट पेपर पूरा किया जो निश्चित रूप से वास्तविक कॉलेज प्रवेश परीक्षा से अधिक कठिन था। परीक्षा से कुछ दिन पहले इस कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकृत लोगों की संख्या और विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित कुल स्थानों की संख्या की घोषणा की गई थी।
वास्तव में इसकी तुलना एक विशाल सेना से की जा सकती है जो एक लट्ठे के पुल को पार करने का प्रयास कर रही है, तथा हर कोई यह कह रहा है कि प्रवेश अनुपात कितना कम है, तथा यह अनुमान लगा रहा है कि परीक्षा की कठिनाई निश्चित रूप से काफ़ी अधिक होगी। कई लोग इस धारणा से सहमत थे और पूछ रहे थे कि उम्मीदवारों का चयन और किस प्रकार किया जाए। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि परीक्षा की वास्तविक कठिनाई इतनी अधिक नहीं थी। जब तक कोई व्यक्ति मूल बातों में निपुण हो जाए और उन्हें लचीले ढंग से लागू कर सके, तब तक परीक्षा उत्तीर्ण करना अधिक कठिन नहीं होगा। लेकिन कई लोग वर्षों से स्कूल से दूर थे, और जो लोग अभी भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उनमें से भी कई ने अपनी पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लिया था। वे केवल डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए पढ़ाई कर रहे थे। कॉलेज प्रवेश परीक्षा की वापसी की घोषणा के बाद व्यवस्थित पुनरीक्षण की बात तो दूर, कुछ के पास तो अपनी सभी पाठ्यपुस्तकें भी नहीं थीं। वे परीक्षा में कैसे बैठेंगे? इससे सचमुच कई लोग निराश हो गए। वे पाठ्यपुस्तकों और अभ्यास पुस्तिकाओं के लिए सड़कों पर भटकते रहे, शिक्षकों की तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें पता चला कि उन्हें अधिकांश सामग्री समझ में नहीं आई। आप कह सकते हैं कि इस अफरा-तफरी के बीच, बिना किसी सुराग के, और जब वे अंततः अपनी दिशा समझ रहे थे, तभी परीक्षा का समय आ गया। जैसे ही जो लीना के हाथ परीक्षा का पेपर आया, तो वह राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सकी, क्योंकि उसे पता था कि गोकाय और जो जुवान दोनों ही विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए तैयार हैं। 2 दिनों की परीक्षा के बाद अधिकांश छात्रों की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थीं, सिवाय उन विषयों के जिनके लिए अंग्रेजी की परीक्षा की आवश्यकता थी। अधिकांश की कॉलेज प्रवेश परीक्षा हो चुकी थी। जो लीना और उसके 3 सदस्यों के समूह ने अपनी परीक्षाएं समाप्त कर ली थीं, जिसका अर्थ था कि जो जुवान अंततः ठीक से आराम कर सकती थी, जबकि जो लीना और उसके पति आराम नहीं कर सकते थे। उन्हें काम पर जाना था। परीक्षा के बाद काम पर वापस आने के पहले दिन कई सहकर्मियों ने जो लीना से पूछा कि कैसा रहा। जो लीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कि यह अच्छा रहा, लेकिन हमें परिणामों का इंतजार करना होगा। ये सुनकर सभी को लगा कि जो लीना सिर्फ अपना चेहरा बचाना चाहती थी, क्योंकि उसे सचमुच लगता था कि उसने अच्छा नहीं किया है। वित्त विभाग में केवल जो लीना ही नहीं थी जिसने कॉलेज प्रवेश परीक्षा दी थी। 2 अन्य स्टाफ सदस्य और कुछ सहकर्मियों के बच्चे भी इसमें बैठे थे। उन सभी का दृढ़ विश्वास था कि उन्होंने या उनके बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और वे अक्सर अपने अनुमानित अंकों पर चर्चा करते थे। बेशक वे जो लीना से यह पूछना नहीं भूले कि क्या उन्होंने अपने स्कोर का अनुमान लगाया है। मैंने इसका अनुमान नहीं लगाया है। बिना अनुमान लगाए आप कैसे जान सकते हैं कि किस विश्वविद्यालय में आवेदन करना है? उसकी सहकर्मी ने आश्चर्य व्यक्त किया। बस उस विश्वविद्यालय को लिखो जिसमें तुम जाना चाहती हो। जो लीना ने अपना काम ध्यानपूर्वक जारी रखने के लिए अपना सिर नीचे झुकाते हुए उत्तर दिया। उसे इस तरह देखकर सभी को अचानक समझ आ गया। उन्होंने सोचा कि जो लीना को लगा कि वह ऐसा नहीं कर सकती और इसलिए वह लापरवाही से काम कर रही है। वे पहले तो काफ़ी चिंतित थे, क्योंकि उनके अपने अनुमानित अंक बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन जो लीना के सबसे निचले स्थान पर होने के विचार ने तुरंत उनका मनोबल बढ़ा दिया। पिछले कुछ महीनों में जो लीना नीचे रहने की आदी हो गई थी, वैसे भी वह उन सभी को आश्चर्यचकित करने वाली थी। सभी की प्रत्याशा में कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम जारी किए गए थे, और हर कोई अपने स्कोर के बारे में पूछताछ करने के लिए दौड़ रहा था। चूंकि उन्होंने अपने कार्यस्थल पर पंजीकरण कराया था, इसलिए उनके सभी परिणाम फैक्ट्री कार्यालय भेज दिए गए। जो लीना को इस समय फैक्ट्री कार्यालय में जानकारी के लिए धक्का मुक्की करने में कोई रुचि नहीं थी। उसे देर सवेर अपने परिणाम पता चल ही जाते, और यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कोई न कोई उसे उसके स्कोर के बारे में सूचित कर देता। कुछ ही देर में उसने एक सहकर्मी को, जो परीक्षा परिणाम के बारे में पूछताछ करने के लिए बाहर गया था, पीला चेहरा लिए हुए कार्यालय में लौटते देखा। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणामों पर चर्चा कर रहे सहकर्मी ये दृश्य देखकर चुप हो गए। अगर आपने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो कोई बात नहीं, बशर्ते आप सबसे निचले पायदान पर न हो, किसी ने सांत्वना देते हुए कहा। साथ ही जो लीना पर कटाक्ष भी किया। वे सभी अपने आप को सक्षम मानते थे और आश्चर्य करते थे कि चीफ जियाओ जो लीना की साधना क्यों कर रहे थे, जिसके कारण वे निश्चित रूप से उसके प्रति प्रतिकूल दृष्टि रखते थे। एक सहकर्मी जो लीना के पास आया। अकाउंटेंट जो, आपने वास्तव में चीज़ों को गुप्त रखा। आपने वास्तव में पूरे कारखाने में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। बिल्कुल, कार्यालय में पीछे पीछे आए एक अन्य सहकर्मी ने अप्रिय भाव से कहा। इतने सारे विषयों के साथ आपने केवल 20 कुछ अंक ही गंवाए हैं। ये सोचना गलत है कि उनके सर्वश्रेष्ठ विषय पूर्ण अंक से 20 या उससे अधिक अंक दूर थे, फिर भी जो लीना के परिणाम इतने प्रभावशाली हो सकते हैं। उस टिप्पणी के बाद वित्त विभाग में सभी लोग आश्चर्य और विस्मय से भरे चेहरों के साथ जो लीना की ओर देखने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, कोई गलती है क्या? उन्होंने सचमुच सोचा था कि जो लीना का स्कोर सबसे नीचे होगा, या कम से कम उसके करीब होगा। लेकिन परिणाम इतना अप्रत्याशित था। उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। कोई गलती नहीं, हमने कई बार जांच की, एक अन्य सहकर्मी ने धीरे से कहा।
छोटे जो, तुमने इसे सचमुच बहुत अच्छी तरह छुपा कर रखा था। क्या यह उसकी गलती थी? जो लीना ने इसके लिए दोष नहीं लिया। मैंने पहले भी कहा था कि मैंने अच्छा किया, यह आप ही थे जिन्होंने सोचा कि मैंने खराब किया। जब हमने पंजीकरण कराया था तब मैंने ये भी बताया था कि मेरे हाई स्कूल के ग्रेड खराब नहीं थे। जो लीना के चेहरे पर ऐसा भाव था जिससे साफ पता चल रहा था कि वह ईमानदार थी और यह उसकी गलती नहीं थी कि उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। जो लीना की मासूम अभिव्यक्ति को देखकर सभी को सचमुच खून की खांसी आ गई, लेकिन वे उस पर किसी को धोखा देने का आरोप नहीं लगा सकते थे। उसने वास्तव में पहले भी ऐसा कहा था। बात बस इतनी थी कि उन्होंने उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया था। हमें मार्गदर्शन मांगना चाहिए था। उस समय संकेत पाने के लिए उन्होंने अपना दिमाग खपा दिया था और कई एहसानों का भुगतान किया था। अंत में वे फिर भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। यद्यपि सबसे अच्छा शिक्षक उनके बगल में था, फिर भी वे उसकी सराहना करने में असफल रहे। एक त्वरित सोच वाला सहकर्मी अपने बच्चे के प्रदर्शन को लेकर चिंतित था, जो वास्तव में अच्छा नहीं था। न केवल विश्वविद्यालय या सामुदायिक कॉलेज के बारे में सोचना पहुंच से बाहर था, बल्कि व्यावसायिक स्कूल में प्रवेश करना भी जोखिम भरा मामला था। आपकी अध्ययन सामग्री के बारे में? ठीक है, अकाउंटेंट जो, आपकी अध्ययन सामग्री। आखिरकार जो लीना के पास ऐसे उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अध्ययन सामग्री रही होगी। जो लीना ने कहा, हम तीनों के पास केवल एक सेट किताबें और एक सेट शिक्षण सामग्री थी, लेकिन आंटी गो ने उन्हें पहले ही ले लिया था। सच तो यह है कि उन्होंने पुस्तकों के 3 सेट एकत्र कर लिए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि गोकाई के भाई के पास अध्ययन सामग्री की कमी है, तो उन्होंने उसे एक सेट भेज दिया। गु वेई ने एक और सेट किसी करीबी को दे दिया, और इसलिए उन तीनों के पास केवल एक सेट सामग्री बची। ऐसा नहीं था कि वे बहुत उदार थे, लेकिन वे लगातार अध्ययन कर रहे थे। पुस्तकों का एक सेट उनके लिए पर्याप्त था, क्योंकि वे बारी बारी से उनका उपयोग कर सकते थे। एक सहकर्मी ने आश्चर्य से कहा, तुम तीनों के पास केवल एक ही किताब थी? हाँ, गो और मैं बहुत पहले ही हाई स्कूल से स्नातक हो चुके थे, और पैसे बचाने के लिए मैंने अपनी सारी किताबें जियाओ जुवान को दे दीं। गोकाई एक शिक्षित युवक के रूप में ग्रामीण इलाकों में गया था और अपने साथ कोई किताब भी नहीं ले गया था। जब हमने सुना कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा बहाल कर दी गई है, तो हमें ये पता लगाना पड़ा कि किताबें कहाँ से मिलेंगी। सभी ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि हर कोई जानता था कि उस समय पाठ्यपुस्तक प्राप्त करना कितना कठिन था। किताबों की दुकानों में किताबें नहीं थीं। हम कचरा स्टेशन भी गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने लंबी आह भरी, अगर मेरे पास किताबें होतीं तो मुझे लगता है कि मुझे बेहतर अंक मिल सकते थे। जो लीना ने उनकी चर्चा सुनी, ये जानते हुए कि यदि उनके पास किताबें होतीं तो वे भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी भाग नहीं लिया। ऐसा नहीं था कि वह अलग थलग रहती थीं, बल्कि अगर वह बोलती तो हमेशा उन्हें यही बताती थीं कि वे बस उम्मीद लगाए बैठे हैं। इससे पहले जब वे कार्यालय में अभ्यास प्रश्न करते थे और समस्याओं से निपटने के तरीकों पर चर्चा करते थे, तो वह उनसे पूछना चाहती थी कि क्या उन्होंने इसके बारे में पढ़ा है या किसी शिक्षक से परामर्श किया है। भूल जाए, यदि उनके परीक्षा परिणाम अच्छे नहीं हुए और यदि वे कुछ इच्छाधारी सोच भी नहीं कर पाए, तो यह उन्हें पूरी तरह से दबा देगा। कोई चुपके से जो लीना के पास आया, अकाउंटेंट जो लीना ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा, मानो उसका परिवार कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं होगा, और उसने ये भी बताया था कि उनके पास और कोई अध्ययन सामग्री नहीं है। विश्वविद्यालय में दाखिला मिलने के बाद क्या आप पढ़ाई के लिए जाएंगे? उस व्यक्ति ने धीमी आवाज में पूछा। ओह, वे उसकी नौकरी के बारे में पूछ रहे थे। दरअसल वह पढ़ाई करने जा रही थी, वह यहाँ कैसे लौट सकती थी? वे निश्चित रूप से उसके लिए नौकरी की व्यवस्था करेंगे। मैं पढ़ाई करूंगी, मैंने अभी काम के बारे में नहीं सोचा है। वह पहले भी रिवीजन और परीक्षाओं में व्यस्त थी, और परीक्षाओं के तुरंत बाद काम में भी व्यस्त थी। उसने कभी नौकरी के पहलू पर विचार नहीं किया, और अब जबकि वह अपने अंकों से खुश थी, अन्य लोग उसकी नौकरी की संभावनाओं के बारे में पूछ रहे थे। वह जानती थी कि जल्द ही और भी लोग उसकी नौकरी पर नजर रखेंगे। कितनी परेशानी होगी। जैसी कि उम्मीद थी, परिणाम आने के बाद कई लोग नौकरी के मामलों के बारे में पूछताछ करने के लिए झांग शिफिन और गो वेई के साथ उनसे मिलने आए। ये जानते हुए कि जो लीना और उनके पति ने अच्छा प्रदर्शन किया है और वे विश्वविद्यालय में अध्ययन करेंगे, इससे 2 नौकरियों के रिक्त होने का संकेत मिला, जिससे काफी उत्साह पैदा हुआ। अंततः गो वेई ने मामले को संभाला और दंपति की नौकरी का प्रबंध किया। उन्होंने बताया, दोनों के राजधानी शहर में कुछ संबंध हैं और वे आपस में कुछ संबंध बना सकते हैं। यह इस तरह किया जा सकता है। जो लीना जानती थी कि इसे गु वेई पर छोड़ देने से एक सावधानीपूर्वक योजना तैयार होगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी सफलतापूर्वक काम करेगी। चूंकि नौकरी का मामला सुलझ गया था, जो लीना और उनके पति ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। यदि वे दोनों ही होते तो ये बहुत सरल होता, उन्हें जो भी चाहिए होता वे तुरंत ले सकते थे।
जहां तक कम जरूरी चीजों की बात है तो वे उन्हें बाद में ला सकते थे या झांग शिफिन से डाक से लाने को कह सकते थे। लेकिन अब उन्हें अपने साथ 3 बच्चों को भी ले जाना था, जिससे स्कूल में नामांकन की होड़ से बचने के अलावा गो परिवार के रिश्तेदारों से भी निपटना था, जो पहले ही राजधानी शहर में वापस चले गए थे। विशेष रूप से गु काई के दादा दादी और माता पिता पहले ही लौट आए थे। गु वेई अपने माता पिता और भाई के परिवार से मिलने जाती थी और गु काई अपने बुजुर्गों से मिलने जाता था। गु काई की पत्नी होने के नाते यद्यपि उन्होंने उन्हें एक पारिवारिक फोटो भेजा था, फिर भी व्यक्तिगत मुलाकात की तुलना में कोई भी फोटो पर्याप्त नहीं थी। वहां पहुंचने के बाद जो लीना सचमुच चिंतित थी। यद्यपि गो परिवार के पास अलग अलग रहने के क्वार्टरों वाला एक विशाल चतुर्भुज था, दोनों तरफ ससुराल वालों का उससे ऊपर रहना निश्चित रूप से उसके लिए चुनौतीपूर्ण था और वह स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकती थी कि वह बुजुर्गों के साथ नहीं रहना चाहती। काई जानता था कि जो लीना को वास्तव में घर का काम करना पसंद नहीं था। मैं सबसे बड़ा बेटा या पोता नहीं हूं और वापस जाने के बाद हम उनके साथ नहीं रहेंगे। जब मेरे चाचा का निधन हुआ तो उन्होंने मुझे अपने नाम पर दूसरा प्रवेश द्वार वाला घर छोड़ दिया। मेरी माँ ने बताया कि उन्होंने घर वापस ले लिया है। यह उस स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं है जहां हम पढ़ते हैं, लेकिन मेरे माता पिता के स्कूल से थोड़ी दूरी पर है। दूसरे शब्दों में, बच्चे की देखभाल के लिए किसी बड़े से मदद की उम्मीद न करें। बेशक अगर हम अपने माता पिता के करीब भी होते तो भी वे इसका ध्यान नहीं रखते, क्योंकि वे काम में व्यस्त रहते। जब वे छोटे थे तो उनके माता पिता भी काम में व्यस्त रहते थे और मुश्किल से ही उनकी देखभाल कर पाते थे, इसलिए उनसे पोते की देखभाल की उम्मीद न करें। जो लीना को यह सोचकर संकोच हुआ कि बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उन दोनों को पढ़ाई करनी थी और यदि सबसे बड़ा बच्चा किंडरगार्टन में पढ़ भी लेता तो दूसरे और तीसरे बच्चे का क्या होता। मेरी माँ ने कहा कि उन्होंने पहले ही एक नानी ढूंढ ली है जो समय आने पर बच्चों की देखभाल करने में मदद कर सकती है। जहां तक लागत की बात है तो वे 1 साल के लिए भुगतान करेंगे। गु काई ने जो लीना को चिंतित होकर देखा। यद्यपि उनके पास कुछ पैसे थे, लेकिन वे बेरोजगार होने वाले थे और नानी के वेतन सहित घरेलू खर्च भी कोई छोटी रकम नहीं थी। जो लीना ने भी कभी अपने ससुराल वालों से पैसे मांगने के बारे में नहीं सोचा, कम से कम हमारे पास वेतन तो है। उन्होंने काफ़ी पैसा भी बचाया था, जो कि पर्याप्त होना चाहिए था यदि वे इसे मितव्ययिता से खर्च करते। मैं सोच रहा हूं कि मैं दक्षिण की ओर यात्रा करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले बचपन के एक साथी ने उसे ढूंढा और उसके सामने कुछ ऐसा प्रस्ताव रखा जिससे वह बहुत प्रभावित हुआ। हालांकि उस समय वह थोड़ा सा ही प्रलोभन में था और उसने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया। यदि कुछ गलत हुआ तो परिणाम गंभीर होंगे, क्योंकि नीति में इसकी अनुमति नहीं थी। लेकिन उनके पास जो पैसा था और कैपिटल सिटी में होने वाले खर्चों को देखते हुए उन्हें सचमुच पैसों की जरूरत थी। इसलिए गु काई ने दक्षिण की ओर यात्रा करने का निर्णय लिया। जो लीना ने यह उम्मीद नहीं की थी कि गु काई वास्तव में दक्षिण की ओर जाने की योजना बना रहा है। क्या वहां नीचे जाने में कोई खतरा होगा? और सामान के बारे में, आप उसे राजधानी तक कैसे पहुंचाएंगे? उसे याद आया कि उसने सुना था कि यांगचेंग से गुजरने वाली ट्रेनों की पूरी तरह से जांच की जाती थी। इस बात की चिंता थी कि कहीं यात्री सामान की तस्करी तो नहीं कर रहे हैं। चिंता मत करो, उसके परिवार का ट्रेन में कनेक्शन है। और वे मुझे क्यों बुलाते? अगर कोई संपर्क न होता तो वह इस पर विचार नहीं करता, क्योंकि दक्षिण से उत्तर की ओर माल ले जाना काफ़ी चिंताजनक था। ट्रेन में परिचितों से पूछा, क्या उनके पास पैसे कम हैं? बात पैसों की कमी की नहीं है, लेकिन मैं मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा जानता हूँ। वे कुछ रेडियो की तस्करी करने की योजना बना रहे हैं। आखिरकार रेडियो पर लाभ मार्जिन बहुत अधिक है, लेकिन इसमें कई समस्याएं भी हैं और यदि आप व्यवसाय के बारे में नहीं जानते हैं तो ठगे जाना बहुत आसान है। जो लीना को रेडियो से जुड़ने की बात सुनकर आश्चर्य हुआ। शुरुआती बिंदु वास्तव में बहुत ऊंचा था। गु काई की योजनाओं को जानने के बाद झांग शिफिन कुछ असहज हो गया। अगर वह पकड़ा गया तो समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी। गु वेई का रवैया बहुत बेहतर था, उसने गु काई को सड़क पर थोड़ा अधिक सावधान रहने की याद दिलाई। ये देखकर कि गु वेई सहमत हो गया है, झांग शिफिन ने उसे और मनाने की कोशिश नहीं की और यहाँ तक कि गु काई को उधार देने के लिए अपनी कुछ बचत भी निकाल ली। हालांकि जो लीना और उनके पति ने खुले तौर पर इसके लिए नहीं कहा, लेकिन झांग शिफिन समझ गए कि वे व्यवसाय क्यों शुरू करना चाहते थे। वे राजधानी पहुंचने पर होने वाले अत्यधिक खर्च को लेकर चिंतित थे। 2 गर्वित बच्चे निश्चित रूप से उनकी सहायता नहीं चाहेंगे। चूंकि अब वे पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए एक मां होने के नाते अगर वह थोड़ी मदद कर सकती तो जरूर करती। जो दाजियांग और अन्य लोग तीनों बच्चों के कॉलेज प्रवेश परीक्षा परिणाम जानने के बाद काफी देर तक स्तब्ध रहे। हालांकि जो दाजियांग अपनी निराशा की तुलना में बहुत खुश था। जो लीना और उनके पति भले ही उनके प्रति संतानवत न हो, लेकिन जो जुवान उनके प्रति संतानवत होंगे।
जब जो योंग को पता चला कि जो जुवान को विश्वविद्यालय में भर्ती कराया गया है तो उसने तुरंत सोचा कि यह उनके लिए बहुत प्रतिकूल है। जब जो दाजियांग घर पर नहीं था तो उसने अपना पैसा ले लिया। घर लौटने और खबर जानने के बाद जो दाजियांग आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह क्या कर सकता था? पुलिस को रिपोर्ट कर सकता था। जो दाजियांग के पास पैसे नहीं थे, वह जो जुवान को कुछ देना चाहता था, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ था और जो जुवान को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। जो जुवान को वित्तीय सहायता प्रदान करने में असमर्थ, जो दाजियांग केवल उससे अधिक बार मिल सकता था और अपने रिश्ते के बारे में अधिक बात कर सकता था। लेकिन सबसे बुरी बात जो वह कर सकता था वह ये थी कि वह जो जुवान के सामने लगातार एहसान मांगने की बात करता रहा तथा उसे जो योंग और उसके बेटे को याद रखने की याद दिलाता रहा। उनकी उपस्थिति में जो जुवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वह घर वापस आए तो उनकी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी सुखद नहीं थी। जो लीना केवल समझदार बड़ी बहन के रूप में कदम रखने की योजना बना सकती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इससे पहले कि वह कार्रवाई कर पाती, वह पहले ही इसके साथ समझौता कर चुका था। उसे जो सोचना है सोचने दो, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। जो योंग मेरा बेटा नहीं है, उसका अपना बेटा है और उनका जीवन कैसा भी हो यह उनका मामला है। शुरू में उन्होंने जल्दी जाने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन इस घटना के बाद तथा नए साल के जश्न पर पुनः मिलने के लिए कैपिटल सिटी से मिली शुभकामनाओं के बाद जो लीना और गोकाई ने इस पर चर्चा की और पूरे परिवार को नए साल के लिए कैपिटल सिटी ले जाने का फैसला किया। जो दाजियांग, जिसने जो काई को नए साल पर लौटने के लिए बहुत देर से सूचित किया था, बिना किसी सफलता के वापस लौट सका। जो दाजियांग ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, झांग शिफेन के यहाँ काम करने के कारण जो जुवान वापस नहीं आ सकता। अंततः उन्हें ये समाचार मिला कि गु वेई और झांग शिफेन कैपिटल सिटी में काम करने के लिए स्थानांतरित हो गए हैं। जब तक जो दाजियांग को ये संदेश मिला तब तक वे अपना सामान बांध चुके थे, घर किराए पर दे चुके थे और अपना सामान लेकर वहां से निकल चुके थे। जो हुआन, जो स्टील प्लांट अस्पताल में डॉक्टर से मिलने के लिए चुपके से जा रहा था, उसने सोचा था कि झांग शिफेन कितना दयनीय होगा, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि वह भी काम के लिए कैपिटल सिटी में आ गई है। झांग शिफेन को वहां क्या नौकरी मिली ये जाने बिना भी केवल ये तथ्य कि वह राजधानी शहर में काम करने में सक्षम थी, इस छोटे से काउंटी शहर में रहने से कहीं बेहतर था। उसे यह आभास था कि भले ही जो लीना और उसका परिवार कैपिटल सिटी में हो, भले ही उनका संपर्क टूट गया हो, फिर भी किसी न किसी तरह वह उनकी कुशलता के बारे में जान ही लेगी। बाद में, जैसा कि उसने सोचा था, विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद जो लीना ने पहले एक बैंक में काम किया, फिर एक नवस्थापित स्टॉक एक्सचेंज में शामिल होने के लिए दक्षिण में विशेष क्षेत्र में चली गई। अगली बार जब उसने उसके बारे में सुना तो जो लीना पहले ही एक बड़ी फंड कंपनी की संस्थापकों में से एक बन चुकी थी। जहां तक गोकाई का सवाल है, वह भी एक बड़ी मशीनरी फैक्ट्री का मालिक बन गया था, जिसके पास कई संपत्तियां थीं। जहां तक उनकी संपत्ति का सवाल है, चून की कंपनी सूचीबद्ध नहीं थी, इसलिए हर कोई केवल अटकलें ही लगा सकता था। जो हुआन ने वित्तीय पत्रिका में जो लीना के साथ हुए साक्षात्कार को देखा और एक हल्की सी आह भरी। प्रसिद्ध होने के बावजूद ये दंपति अपने बच्चों के प्रति बहुत सुरक्षात्मक थे। ये जानने के अलावा कि उनके 3 बच्चे हैं और सभी का शैक्षणिक प्रदर्शन अच्छा है, उनके बारे में कोई अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं थी। यदि वह कर सकती तो जो हुआन वास्तव में चाहती थी कि यह सारी खबर झूठी हो, लेकिन पत्रिका के कवर पर उज्ज्वल जो लीना को देखकर वह जानती थी कि दूसरा निश्चित रूप से एक खुशहाल जीवन जी रहा है। बेशक, जब उसका पति एक धनी व्यक्ति है, बच्चे सफल हैं और वह स्वयं एक अच्छा करियर बना रही है, तो वह खुश कैसे नहीं रह सकती। वहाँ एक चिकित्सा विशेषज्ञ जो जुवान भी थे। यदि जो दाजियांग का स्वास्थ्य खराब न होता तो जो जुवान अंतिम मुलाकात के लिए भी वापस नहीं आता। जो योंग ने परिवार की सारी संपत्ति ले ली और जब जो दाजियांग के अंतिम संस्कार की बात आई तो उसने भुगतान करने से इनकार कर दिया, ये तर्क देते हुए कि जो जुवान, जो उसका बेटा भी है, को ही बिल का भुगतान करना चाहिए क्योंकि उसने बूढ़े व्यक्ति की देखभाल नहीं की थी। जो जुवान ने बिना कुछ कहे भुगतान कर दिया, ये सोचकर कि यह उसके पिता का आखिरी खर्च था। उसके बाद वह जो योंग के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता था और उससे पूरी तरह से संबंध तोड़ना चाहता था। झेंग वेजियान नशे में घर आया और तुरंत जो हुआन के हाथों में पत्रिका देखी, जिससे वह बहुत क्रोधित हुआ। हर समय इन रिपोर्टों को पढ़ने का क्या मतलब है? वे अमीर लोग हैं जो आपको, अपने चचेरे भाई को, नीची नज़र से देखते हैं। और वह शापित लड़की झेंग वेजियान ने उस छोटी बहन को याद किया जिसने जो लीना का अनुसरण किया था और वित्तीय क्षेत्र में नाम कमाया था, और वह क्रोधित हो गई। अपनी सफलता के बावजूद उसे अपने सगे भाई की कोई परवाह नहीं थी और उसने पहले कभी किसी को इतना नीच नहीं देखा था। और तुम, एक मुर्गी जो अंडे नहीं देती। झेंग वेजियान ने उन पुराने सहपाठियों के बारे में सोचा जिन्हें उसने आज देखा था, जो या तो अपने पोते पोतियों या परपोते परपोतियों के साथ थे और अच्छी जिंदगी जी रहे थे।
अपने युवा दिनों में जो हुआन झेंग वेजियान के साथ झगड़ा करती थी, लेकिन अब जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उसे अकेलापन भी महसूस होने लगा। अब उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि उसने उस समय कोई बच्चा गोद नहीं लिया था। हाँ, गोद नहीं लिया था। न तो झेंग वेजियान की बहनों के बच्चे और न ही जो होंग और उसके भाइयों के बच्चे अच्छे निकले। वे एक बोझ के अलावा कुछ नहीं थे, हमेशा अपने बड़ों पर निर्भर रहते थे। बिना पैसे के जीवन कठिन था, यहाँ तक कि जो लोग सेवानिवृत्त हो चुके थे उन्हें भी काम करते रहना पड़ता था, अन्यथा परिवार की युवा पीढ़ी उन्हें ऐसा करने नहीं देती थी। जो हुआन को अचानक महसूस हुआ कि बिना बच्चों के जीवन इतना बुरा नहीं है, कम से कम वह जो चाहे कर सकती है। दुर्भाग्यवश इस विचार से उसे तब कोई राहत नहीं मिली जब वह बिस्तर पर बीमार थी और तथाकथित भतीजे भतीजियां उसकी बचत और घर को लेकर झगड़ रहे थे। कोई भी उसकी देखभाल नहीं करना चाहता था, जिसके कारण वह गुस्से में मर गई। योजक चिन्ह।